तो कहानी शुरू होती है एक फ्यूचरिस्टिक चाइनीज सिटी से, जहाँ की टेक्नोलॉजी 2050 लेवल की होने के बावजूद भी लोग अभी भी शांति से जिंदगी जीना पसंद करते हैं। लेकिन तभी अचानक शहर के अंदर एक डेंजरस जॉइंट फ्रॉग मॉन्स्टर आ जाता है, जिसकी नेगेटिव स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि कई स्पिरिचुअल वॉरियर्स भी उसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उनके एक साथी को वो बुरी तरह घायल कर देता है। इसी दौरान दूसरी तरफ हमें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जिसे बाहर चल रही तबाही से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो आराम से नूडल्स खरीद कर उसमें मसाला डाल रहा होता है। तभी वॉरियर में से एक, जिसका नाम जून था, वो बच्चे को वार्निंग देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। इसीलिए वो मॉन्स्टर के अटैक से बचते हुए बच्चे को जल्दी से सेफ जगह पर ले जाता है और उसे घर जाने के लिए बोलता है। इसके बाद जून वापस मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। फिर सीन कट होता है और हमें बताया जाता है कि उस दिन उस डेंजरस जॉइंट फ्रॉग को अकेले हराया गया था और उसी वजह से चाइना का एक फेमस कल्टीवेशन एकेडमी के बाहर उस हीरो का स्टैचू भी बनाया गया है। लेकिन असली मजेदार बात यह है कि जिसने मॉन्स्टर को हराया था वो कोई महान वॉरियर नहीं, बल्कि वही नूडल्स वाला बच्चा था। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ वांग लिंग का एकेडमी में पहला दिन होता है, लेकिन एंट्री लेते हैं कुछ सीनियर्स उसे बुली करते हैं। तभी अचानक उसके बीच एक एक्सप्लोजन होता है और यहाँ एंट्री होती है सन रोंग की, एक बेहद खूबसूरत लेकिन इक्वली डेंजरस लड़की, जिसका आज एकेडमी में पहला दिन था। उसे देखकर सारे सीनियर डर कर भाग रहे थे। इसके बाद सन रोंग फ्रेंडली तरीके से वांग लिंग की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन हमारा भाई सीधे उसे कुछ पैसे पकड़ाता है और बोलता है कि अपनी जान बचानी है तो उससे दूर रहे। ये सुनकर सन रोंग पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि पहली बार किसी लड़के ने उसे इग्नोर किया था। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को एक बड़े हॉल में बुलाया जाता है, जहां उनकी स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट होने वाली थी। दरअसल एकेडमी के अंदर क्लासेस स्टूडेंट की पावर लेवल के हिसाब से डिसाइड होती हैं और इसके लिए वहाँ एक सील्ड जॉइंट फ्रॉग रखा गया है, वही मॉन्स्टर जिसे सालों पहले हराया गया था। अब सभी स्टूडेंट्स अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स होती है वो उतनी हायर क्लास में सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन ऑडियंस में बैठा फ्रॉग सीक्रेटली सबकी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्ब भी कर रहा था और उसका प्लान था कि इनफ पावर कलेक्ट करके वो सील तोड़कर वापस आजाद हो जाएगा। सबसे पहले सन रोंग अंदर जाती है और वो अपनी पावर से फ्रॉग को इतनी जोरदार हिट मारती है कि वो कई कदम पीछे खिसक जाता है। ये देखकर टीचर्स भी शॉक हो जाते हैं और उसे सीधा एलाइट क्लास में सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब बारी आती है वांग लिंग की, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है जॉइंट फ्रॉग उसे देखते ही डर जाता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिस दिन शहर में केओस मचा था उस दिन जून मॉन्स्टर के सामने हार चुका था, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा सिर्फ अपने नूडल्स वापस लेने के लिए आया था और उसी बच्चे ने एक ही अटैक में उस डेंजरस जॉइंट फ्रॉग को खत्म कर दिया। और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि वांग लिंग था। यही वजह थी कि फ्रॉग उसे देखकर कांपने लगा था, क्योंकि वांग लिंग की स्पिरिचुअल फोर्स बाकी सभी लोगों से कई गुना ज्यादा थी। लेकिन वांग लिंग नहीं चाहता था कि किसी को उसकी असली ताकत का पता चले, इसलिए वो बहुत हल्का पंच मारता है। फिर भी उसकी इतनी सी ताकत से जॉइंट फ्रॉग पूरी तरह उलट पुलट हो जाता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। जिस लड़के को वो सब वीक समझ रहे थे उसने कैजुअली मॉन्स्टर की हालत खराब कर दी थी। इसके बाद वांग लिंग को भी एलाइट क्लास में डाल दिया जाता है। अब हमें एलाइट क्लास का लेक्चर दिखाया जाता है, जहाँ टीचर स्टूडेंट को समनिंग मैजिक सिखा रही होती है। सबसे पहले एक स्टूडेंट अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से समन करने की कोशिश करता है और बिल्डअप देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई डेंजरस बीस्ट आने वाला हो, लेकिन अगले ही सेकंड उसके हाथ में प्रिंसेस वाली छोटी अंडरवेयर निकल आती है और पूरी क्लास उसकी बेइज्जती पर हंसने लगती है। इसके बाद बाकी स्टूडेंट भी अलग अलग चीजें समन करते हैं। संग रोंग भी एक स्पिरिचुअल बीस्ट समन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर इनफ नहीं थी, इसीलिए पूरा बीस्ट आने की जगह सिर्फ उसकी बोन समन होती है। अब टीचर नोटिस करती है कि वांग लिंग अभी तक कुछ समन नहीं कर रहा, इसीलिए वो उसे भी अपनी पावर यूज करने को बोलती है। वांग लिंग मजबूरी में समनिंग यूज करता है, लेकिन अगले ही सेकंड पूरी क्लास में बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, क्योंकि उसने फिर से उसी टेरिफाइंग जॉइंट फ्रॉग को समन कर दिया था और फ्रॉग उसे देखते ही डर के मारे कांपने लगता है। उसे याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने बचपन में उसे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया और अब तो वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। क्लास के सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, लेकिन तभी टीचर तुरंत रिएक्ट करती है और सन रोंग के समन डॉग स्केलेटन को फ्रॉग के साथ कंबाइन करके उसे एक क्यूट डॉग में बदल देती है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, लेकिन अंदर से फ्रॉग की आत्मा रो रही होती है। इसके बाद वांग लिंग क्वाइटली क्लास से बाहर चला जाता है और टीचर समझ जाती है कि वांग लिंग कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, उसकी स्पिरिचुअल फोर्स बाकी सबसे पूरी तरह अलग। के बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ वांग लिंग के पेरेंट्स उसके लिए एक एक्सपेंसिव ड्रैगन कोड लेकर आते हैं, जो एक रेयर स्पिरिचुअल आइटम था। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि दोनों बाहर से केयरिंग पेरेंट्स लग रहे थे, जबकि अंदर से दोनों के इंटेंशंस अलग थे, क्योंकि वांग लिंग के डैड बचपन से खुद वो कोड खरीदना चाहते थे और अब बेटे के बहाने आखिरकार उन्होंने इसे खरीद लिया। वहीं दूसरी तरफ वांग लिंग की मॉम ने पैसे बचाने के लिए ओरिजिनल स्पिरिचुअल स्पून की जगह नकली स्पून खरीद लिया था, जिसके बारे में उसके डैड को भी नहीं पता था। अब दोनों वांग लिंग को स्पून पकड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग लिंग जानता था कि स्पून नकली है और अगर उसने उसे पकड़ लिया तो वो
तुरंत टूट जाएगा, साथ ही उसके पेरेंट्स का झगड़ा भी शुरू हो जाएगा। इसीलिए वो अपने छोटे से दिमाग में हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करने लगता है कि सिचुएशन कैसे संभाले, और आखिर में वो अपना झूला तोड़ देता है ताकि उसके पेरेंट्स का ध्यान स्पून से हट जाए। अब जैसे जैसे वांग लिंग बड़ा हो रहा था, उसकी पावर भी डेंजरसली बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने एक जॉइंट फ्रॉग मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। और उसके पेरेंट्स ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वांग लिंग अपनी पावर कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए काफी रिसर्च के बाद उन्होंने एक स्पेशल टैलिस्मैन जो उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को सप्रेस करके रखता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे वांग लिंग बड़ा हो रहा था, उस टैलिस्मैन का असर कम होता जा रहा था। इसीलिए उसकी मॉम ने उसे गोल्डन लोफ यानी सोने का स्पेशल लू खिलाना शुरू किया, जो उसकी पावर्स को काफी हद तक कंट्रोल में रखता था। इसके बाद हमें वांग लिंग के पेरेंट्स की स्ट्रगल दिखाई जाती है, क्योंकि उनके साथ नॉर्मल जिंदगी जीना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एक बार बर्थडे पर जब वांग लिंग ने केक की कैंडल्स बुझाने के लिए फूंक मारी थी तो पूरे घर में आग लग गई थी। वहीं स्कूल में खेलते वक्त भी उसकी स्पिरिचुअल फोर्स बाकी बच्चों की हालात खराब कर देती थी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के इलेक्शन चल रहे थे। सभी स्टूडेंट वोट मांगने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वांग लिंग को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे सिर्फ नूडल्स खरीदने थे। तभी अचानक स्टाइलिस्ट आदमी दुकान के सारे नूडल्स खरीद देता है और अनाउंस करता है कि जो भी सन रॉन्ग को वोट देगा उसे नूडल्स फ्री मिलेंगे। ये सुनकर वांग लिंग तुरंत वोट देने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी स्टूडेंट भी उसके पीछे पीछे वोट देने लगते हैं। इसके बाद सन रॉन्ग अपनी चार्म और स्वीट टॉक से और भी लोगों को अट्रैक्ट करने लगती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट फिर भी नहीं मानते। तभी वो डिडक्टिव मैजिक का इस्तेमाल करती है और इंस्टेंटली सारे स्टूडेंट उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन असली रीजन वांग लिंग था, क्योंकि उसने सबसे पहले सपोर्ट किया था। अब सन रॉन्ग उसे ढूंढने लगती है। तभी उसका बॉडीगार्ड उसे एक गोल्डन लोफ देता है, जो असल में वांग लिंग ने भेजा था। लेकिन सन रॉन्ग को लगता है कि वांग लिंग सीक्रेटली उसे पसंद करता है। इसके बाद क्लासरूम सीन शुरू होता है, जहाँ टीचर स्टूडेंट को डिडक्टिव मैजिक के बारे में पढ़ा रही होती है। वो बताती है कि ये मैजिक जितना यूजफुल है उतना डेंजरस भी, क्योंकि इसके जरिए किसी को भी अपना फॉलोअर बनाया जा सकता है। तभी एक स्टूडेंट पूछता है कि इस मैजिक से बचा कैसे जा सकता है, तो टीचर बताती है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर वाला इंसान ही इससे बच सकता है। और तभी पता चलता है कि पूरी क्लास सन रॉन्ग के कंट्रोल में है, जिस सिवाय वांग लिंग के, क्योंकि उसके ऊपर सन रॉन्ग का इफेक्ट हुआ ही नहीं था। तभी सन रॉन्ग अचानक वांग लिंग की तरफ देखती है और नोटिस करती है, जिससे वो शर्माने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ वांग लिंग सोच रहा था कि शायद बॉडीगार्ड ने गोल्डन लॉफ ठीक से दिया ही नहीं, इसीलिए वो इशारों में उसके लूफ के बारे में पूछने लगता है। लेकिन सन रॉन्ग को लगता है कि वो उसके फीलिंग की बात कर रहा है और एक्साइटमेंट में वो तुरंत पूरा गोल्डन लॉफ खा जाती है। ये देखकर वांग लिंग के चेहरे पे लिटरली 12 बज जाते हैं, क्योंकि वो लूफ पावर्स कम करने के लिए था और उसका असर शुरू होते ही सन रॉन्ग की स्पिरिचुअल पावर अचानक काफी कमजोर हो जाती है, यहाँ तक कि उसका सेडक्टिव मैजिक भी टूट जाता है। अब टीचर्स उसे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए सामने बुलाते हैं, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे गिरने लगती है। तभी वांग लिंग हीरो की तरह आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही सेकंड टीचर वांग लिंग को आवाज लगा दे और वो तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बेचारे सन रॉन्ग फिर नीचे गिर जाती है। इसके बाद टीचर अनाउंस करते हैं कि चेन को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, जिससे वो खुशी से पागल हो जाता है। अब स्कूल छूटने के बाद हम वांग लिंग के टीचर को किसी फोन पर बात करते देखते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि वांग लिंग ने बड़ी आसानी से सन रॉन्ग के सेडक्टिव मैजिक को रेसिस्ट कर दिया और उन्हें नहीं लगता कि वो एक नॉर्मल बच्चा है। वो ये सारी जानकारी उसी मिस्टीरियस आदमी को दे रहे थे जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। वहीं दूसरी तरफ सन रॉन्ग लगातार वांग लिंग के बारे में सोच रही थी। उसे लग रहा था कि वांग लिंग ने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर उसे गोल्डन लोफ दिया था और धीरे धीरे वो उसके बारे में टिपिकल लव फैंटेसीज बनाने लगी। नेक्स्ट सीन में एक नए प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, जहाँ सभी स्टूडेंट गोल्डन लोफ यानी स्पेशल स्पिरिचुअल लू बनाना चाहते हैं और इसी टेस्ट के लिए चेन ने घर से एक बड़ा बेहद एक्सपेंसिव स्पिरिचुअल पॉट लेकर आया होता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर परफेक्ट गोल्डन लोफ बना लिया तो सन रॉन्ग जरूर इंप्रेस हो जाएगी। तभी स्कूल के बाहर लग्जरी कार्स की लाइन लग जाती है, बॉडीगार्ड रेड कारपेट बिछाते हैं और फिर वहाँ एंट्री होती है सन रॉन्ग की। इसे देखते ही चेन एक्साइटेड होकर उसे आवाज लगाता है, लेकिन सन रॉन्ग उसे पूरी तरह इग्नोर करके सीधा वांग लिंग के पास चली जाती है और बेचारा चेन वहीं एम्बैरेसमेंट में जम जाता है। अब जैसे ही सन रॉन्ग वांग लिंग के पास आती है, तभी वांग लिंग नोटिस करता है कि उसके माथे पर एक स्ट्रेंज सिंबल बना हुआ है, जिसे हटाने के लिए वो सीधे उसके फोरहेड को टच कर देता है। ये देखकर सन रॉन्ग के बॉडीगार्ड तक शॉक हो जाते हैं, लेकिन असल में वांग लिंग सिर्फ वो सिंबल हटाना चाहता था और जैसे ही सिंबल गायब होता है वो चुपचाप वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सन रॉन्ग शर्म से लाल हो जाती है। उसे लग रहा था कि वांग लिंग इंटेंशनली उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद क्लासरूम सीन शुरू होता है, जहाँ टीचर सभी को गोल्डन लोफ बनाने की रेसिपी सिखा रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो रेसिपी इतनी तेजी से समझाती है कि किसी स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आता। फिर भी कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता और सभी अपने अपने तरीके से गोल्डन लोफ बनाना शुरू कर देते हैं। इस दौरान हर स्टूडेंट अपने घर से अलग अलग इक्विपमेंट लेकर आया था। सन रॉन्ग एक जायंट रिफाइनिंग मशीन लाई थी, वांग लिंग एक माइक्रोवेव ओवन लेकर आया था, वो एक स्पेशल कॉपर पॉट लेकर आया था जिसकी तरफ पूरी क्लास अट्रैक्ट हो रही थी, यहाँ तक कि टीचर भी। लेकिन तभी चेन का आयरन पॉट अचानक ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा इंग्रेडिएंट डाल दिए थे और ये देखकर वो पैनिक में भागता हुआ
पूरे क्लास से बाहर चला जाता है। अब टीचर सभी स्टूडेंट को ब्रेक लेने के लिए बोलती हैं क्योंकि गोल्डन लोफ बनाने में काफी टाइम लगने वाला था। इसी दौरान जब क्लास खाली होती है तभी डॉग यानी वही जॉइंट फ्रॉग सीक्रेटली गुओ के पॉट को खाने के लिए आता है क्योंकि उसमें मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी उसे अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन तभी वांगलिंग वहां पहुंच जाता है। उसे पहले से शक था कि डॉग जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, लेकिन वांगलिंग उसे पकड़ पाता उससे पहले डॉग खिड़की के नीचे जंप कर देता है और वांगलिंग भी उसके पीछे चला जाता है। डॉग को लगता है उसने वांगलिंग को चकमा दे दिया, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वांगलिंग पहले से उसके सामने खड़ा होता है और अगले ही सेकंड उसे जोर से मारकर नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ चेन लगातार स्कूल ग्राउंड के चक्कर लगा रहा था क्योंकि उसे अपने टूटे हुए पॉट की बहुत टेंशन थी। असल में वो पॉट उसके फादर का फेवरेट पॉट था और उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे स्कूल लाने की परमिशन दी थी। साथ ही वार्निंग भी दी थी कि अगर पॉट को कुछ हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। अब अगले दिन वांगलिंग सीक्रेटली चेन के पॉट को रिपेयर करके वापस रखने जा रहा था, लेकिन तभी वो उसे देख लेता है और गलत समझ बैठता है कि वांगलिंग उसका टेस्ट खराब करना चाहता है, इसीलिए वो उस पर काफी गुस्सा हो जाता है। उधर लगातार स्ट्रेस की वजह से चेन की हालत भी खराब हो चुकी थी। वो अजीब अजीब बातें सोचने लगा था, जैसे कि संग रॉन्ग उसे नहीं बल्कि वांगलिंग को पसंद करती है और वो खुद प्रेसिडेंट होकर भी सिंपल गोल्डन लॉफ नहीं बना पाया। अब इसी हालत में वो वांगलिंग और गुओ के पास पहुंच जाता है। तभी वांगलिंग सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि वो पॉट वापस रखने आया था, लेकिन गुओ उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और गुस्से में एक पॉइजनस अटैक उसकी तरफ फेंक देता है। वांगलिंग तो आसानी से बच जाता है, लेकिन वो पॉइजन सीधे पीछे खड़े चैन के मुंह पे चला जाता है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। ये देखकर गुओ पैनिक हो जाता है। फिर वो अपनी मैजिक से चैन को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिंग उसे रोक देता है क्योंकि उसकी हालत और खराब हो सकती थी। इसके बाद दोनों चैन को उठाकर क्लासरूम लेकर जाते हैं, जहाँ गुओ बताता है कि पॉइजन ज्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर जल्दी एंटीडोट नहीं बनाया गया तो चैन की कंडीशन बिगड़ सकती है। इसके बाद दोनों एंटीडोट बनाना शुरू करते हैं। गुओ जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देता जाता है, वांगलिंग वैसा वैसा इंग्रेडिएंट तैयार करता जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी एंटीडोट बनने में 4 घंटे लगने वाले थे, जबकि टीचर सिर्फ 2 घंटे में वापस आने वाली थी। तभी डॉग फिर से सीक्रेटली गुओ के पॉट को खाने आता है, लेकिन इस बार गुओ उसे पकड़ लेता है और तभी दोनों नोटिस करते हैं कि एंटीडोट अचानक बहुत तेजी से तैयार होने लगता है। अब उन्हें समझ नहीं आता कि डॉग के पास टाइम मैनिपुलेशन जैसी स्पिरिचुअल पावर है, जिससे वो टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है। बस फिर क्या था, दोनों डॉग का इस्तेमाल करके एंटीडोट जल्दी तैयार करवाते हैं। तो एंटीडोट 4 घंटे में बनने वाला था, वो सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाता है। अब गुओ सेफ्टी के लिए 2 एंटीडोट बनाता है ताकि पहले डॉग पर टेस्ट किया जा सके और जब एंटीडोट काम कर जाए तब चैन को भी दे दें। लेकिन तभी टीचर के वापस आने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो टीचर को बाहर रोकने चला जाता है और वांगलिंग चैन को छुपाने लगता है। जब टीचर क्लास के अंदर आती हैं तब वहाँ चैन मौजूद नहीं था। अब टीचर सबसे पहले गुओ का पॉट चेक करती हैं, जहाँ से एक परफेक्ट गोल्डन लॉफ निकलता है। वही वांगलिंग के माइक्रोवेव से टूटा हुआ लॉफ निकलता है। ये देखकर गुओ इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है कि वांगलिंग ने सीक्रेटली अपना परफेक्ट लॉफ उसके पॉट में डाल दिया और उसका खराब लॉफ खुद रख लिया, जिसकी वजह से वो वांगलिंग को अपना सच्चा दोस्त मानने लगता है। लेकिन असल ट्रुथ कुछ और था। असल में वांगलिंग का लॉफ सच में खराब था और गुओ के पॉट में पड़ा लोफ उसी का ओरिजिनल लोफ था, क्योंकि एंटीडोट बनाते वक्त वो लगातार हीट होता रहा और परफेक्ट बन गया। इसके बाद अगले दिन चेन को होश आता है और उसे पता चलता है कि वांगलिंग और गुओ ने मिलकर उसका पॉट रिपेयर कर दिया था, जिसके बाद चेन भी वांगलिंग को अपना दोस्त मानने लगता है। अगले सीन में सन रॉन्ग और वांगलिंग एक साथ फायरवर्क्स एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये दोनों यहाँ तक पहुंचे कैसे, ये जानने के लिए स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ स्कूल में सन रॉन्ग सीधे वांगलिंग से पूछती है कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगा, लेकिन हमेशा की तरह वांगलिंग उसकी बात इग्नोर कर देता है। इसी दौरान दूसरी तरफ 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर दिखाई देते हैं जिन्हें सन रॉन्ग को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी क्योंकि वांगलिंग उन्हें नोटिस कर लेता है और सीक्रेटली अपनी मैजिक से उनकी गन जैम कर देता है, जिसकी वजह से वो सन रॉन्ग को शूट नहीं कर पाते। उधर सन रॉन्ग अचानक जोर से वांगलिंग से फिर पूछती है कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगा। ये सुनकर आसपास खड़े सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और चैन तो वही इमोशनल डैमेज लेकर खड़ा रह जाता है। तभी टीचर वांगलिंग को आवाज लगाती है और वांगलिंग रिफ्लेक्स में जवाब देता है, लेकिन सन रॉन्ग को लगता है कि उसने उसकी डेट के लिए हाँ बोल दिया है। अब दूसरी तरफ शूटर्स अपने बॉस को बताते हैं कि वो आज मिशन पूरा नहीं कर पाए, जिसके जवाब में बॉस उन्हें अगली बार सक्सेसफुल होने की वार्निंग देती हैं। इधर वांगलिंग टीचर के पीछे जा रहा होता है और संग रॉन्ग खुशी खुशी उसके पीछा कर रही होती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वांगलिंग भी उसे पसंद करता है। अब क्योंकि सन रॉन्ग स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी, इसीलिए स्टूडेंट उनकी फोटोज खींचकर सोशल मीडिया पर डालने लगते हैं और देखते ही देखते वांगलिंग और संग रॉन्ग की रिलेशनशिप की ह्यूमर्स वायरल हो जाते हैं। यहाँ तक कि शूटर्स की बॉस भी ये सब देख लेती है। अगले दिन वांगलिंग को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल वही इंसान निकलता है जिसने एपिसोड 1 में वांगलिंग को नोटिस किया था। वो वांगलिंग से पूछता है कि क्या वही 6 साल का बच्चा था जिसने सालों पहले जॉइंट फ्रॉग को एक ही अटैक में खत्म कर दिया था। ये सुनकर वांगलिंग शॉक हो जाता है क्योंकि इतनी पुरानी बात प्रिंसिपल को कैसे पता चली, लेकिन अगले ही सेकंड प्रिंसिपल उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उसे मास्टर कहकर बुलाता है। असल में वो वांगलिंग की पावर देखकर उसका फैन बन चुका था, लेकिन वांगलिंग नहीं चाहता था कि कोई उसे स्पेशल समझे, इसीलिए वो प्रिंसिपल पर मेमोरी इरेज स्पेल यूज करता है। हालांकि वो अपनी पावर सिर्फ 50% तक ही यूज करता है, क्योंकि फुल पावर यूज करने से प्रिंसिपल की मेमोरी परमानेंटली डैमेज हो सकती थी।
इसके बाद वांगलिंग आराम से नूडल्स खा रहा होता है, तभी डॉग उसके पास आकर शूटर्स के बारे में बताता है क्योंकि उसने सनरॉन्ग को टारगेट करते हुए देख लिया था। अब अगले दिन वांगलिंग एक नाइटमेयर देखता है जहाँ सनरॉन्ग उसके घर आकर क्रीपी तरीके से उसे डेट चलने के लिए पूछती है, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंख खुलती है और शॉकिंगली बाहर सच में सनरॉन्ग बॉडीगार्ड के साथ उसका इंतजार कर रही होती है। नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर वांगलिंग सोचता है कि उसके पेरेंट्स उसे डेट पर जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन उल्टा उसके पेरेंट्स उसे लेक्चर देने लगते हैं कि किसी लड़की को इतनी देर तक वेट करवाना गलत बात है। और जब वांगलिंग मना करने की कोशिश करता है तो दोनों उसे प्रैक्टिकली घर से बाहर निकाल देते हैं। आखिर में मजबूरी में उसे सनरॉन्ग के साथ जाना पड़ता है, हालांकि वो सीक्रेटली उसे शूटर से प्रोटेक्ट भी करना चाहता था। इसके बाद दोनों डेट पर निकलते हैं और दूसरी तरफ शूटर दूर से उन पर नजर रखे हुए थे। उसी समय उनकी बॉस वार्निंग देती है कि ये उनका आखिरी मौका है, अगर इस बार भी वो फेल हुए तो उनकी खैर नहीं। अब सनरॉन्ग वांगलिंग को एक ब्यूटीफुल आइलैंड पर लेकर जाती है तो उसकी फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, लेकिन शूटर्स भी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं और उन्होंने सनरॉन्ग के बॉडीगार्ड को ऑलरेडी हरा दिया था। अब जब वांगलिंग और सनरॉन्ग कैजुअली घूम रहे होते हैं तभी एक शूटर दूर से सनरॉन्ग पर गोली चलाता है, लेकिन गोली उसके पास पहुंचती उससे पहले वांगलिंग उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है और अगले ही सेकंड उसी बुलेट को इतनी स्पीड से वापस फेंकता है कि शूटर्स हवा में उड़ जाते हैं। यहाँ सनरॉन्ग वांगलिंग की पहली बार रियल पावर देख पाती है, इसीलिए वांगलिंग तुरंत उसकी मेमोरी इरेज कर देता है। इसके बाद शूटर्स बार बार सनरॉन्ग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वांगलिंग क्वाइटली उनकी हालत खराब कर देता है। साथ ही हर अटैक के बाद सनरॉन्ग की मेमोरी भी इरेज करता रहता है। अब शूटर्स खुद कंफ्यूज हो चुके थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद सनरॉन्ग वांगलिंग को फेरिस व्हील पर चलने के लिए कहती है और वांगलिंग तुरंत मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ शूटर्स उनका पीछा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले ही सेकंड शूटर्स भी फेरिस व्हील पर चढ़ जाते हैं। ये सब डॉग देख लेता है और अपने मास्टर को डेंजर से देखकर तुरंत इमॉर्टल हीरोज को कॉल करता है। उधर ऊपर फेरिस व्हील पे शूटर्स दोनों को गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। ये देखकर सनरॉन्ग काफी डर जाती है, लेकिन वांगलिंग सरप्राइजिंगली बिल्कुल काम बैठा था। असल में वो सोच रहा था कि शूटर्स की वजह से सनरॉन्ग की नॉन स्टॉप बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। अब सनरॉन्ग समझ जाती है कि शूटर्स उसे क्यों टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए वो खुद उनके सामने खड़ी होकर कहती है कि अगर किसी को मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन वांगलिंग को सेफ जाने दो, क्योंकि उसी की जिद की वजह से वांगलिंग डेंजर में फंसा था। यही पहली बार क्लियरली पता चलता है कि सनरॉन्ग सच में वांगलिंग की केयर करने लगी थी और वांगलिंग भी ये महसूस कर पा रहा था, इसीलिए वो फाइनली सीरियस हो जाता है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और उसे देखकर शूटर्स की हालत खराब हो जाती है। फिर वांगलिंग अपनी मैजिक से दोनों शूटर्स को हवा में उछाल देता है और उसके बाद एक जायंट फिनिक्स जैसी एनर्जी अटैक्स उन्हें जोरदार सबक सिखा देती है। नीचे खड़ा प्रिंसिपल ये सब देख रहा होता है और वांगलिंग की टेरिफाइंग पावर देखकर समझ जाता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसके पास अनइमेजिनेबल लेवल की पावर्स है। इसके बाद दोनों साथ में फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। ये वही सीन था जिसको हमने पहले देखा था, जहाँ वांगलिंग फायरवर्क्स को देखने में बिजी था, वहीं सनरॉन्ग सिर्फ उसके स्माइलिंग फेस को देख रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टीरियस लेडी बॉस दिखाई जाती है। ये वही औरत है जिसने सनरॉन्ग को मारने के लिए शूटर्स भेजे थे, लेकिन क्योंकि वो लोग मिशन पूरा नहीं कर पाए इसलिए लेडी बॉस काफी ज्यादा गुस्से में थी और गुस्से में वो अपने ही एक आदमी को खत्म कर देती है। इसके बाद वो शैडो किल ऑर्डर एक्टिवेट करने का आदेश देती है। ये सुनकर वहाँ बैठा एक आदमी शॉक हो जाता है क्योंकि शैडो किल ऑर्डर सिर्फ हाई लेवल डेंजरस टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लेडी बॉस की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं, जिसे देखकर कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद सीन स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ एक रोबोटिक ड्रोन सीक्रेटली सब पर नजर रख रहा था। असल में लेडी बॉस उसी ड्रोन के जरिए स्कूल को मॉनिटर कर रही थी। इधर सनरॉन्ग फिर से वांगलिंग के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन हमारा भाई हमेशा की तरह उसे इग्नोर कर रहा था। तभी गो और चैन वांगलिंग से पूछते हैं कि आखिर कल उसके और सनरॉन्ग के बीच क्या हुआ था, क्योंकि उसके बॉडीगार्ड ने पूरा एरिया घेर लिया था। उसी समय टीचर वहाँ आती है और बोलती है कि जिन लोगों ने कल सनरॉन्ग पर हमला किया था वो आज भी एक्टिव है और स्कूल पर हमला कर सकते हैं। ये सुनकर सनरॉन्ग कहती है कि उसे तो कुछ याद ही नहीं है। तभी प्रिंसिपल बताते हैं कि वांगलिंग ने अटैकर्स को सीक्रेटली पकड़ लिया था। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वांगलिंग ने सनरॉन्ग पर मेमोरी स्पेल यूज किया था ताकि उसे बस इतना ही याद रहे कि अटैकर्स को पकड़ लिया गया था। अब प्रेजेंट में प्रिंसिपल तभी को बताते हैं कि स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और फिर वो शैडो किल ऑर्डर का सिंबल दिखाते हैं जिसके ऊपर जिसका नाम लिखा होता है वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता और इस बार उस लिस्ट में सनरॉन्ग का नाम था। ये देखकर सनरॉन्ग डर जाती है, लेकिन प्रिंसिपल उसे भरोसा दिलाते हैं कि जब तक वो यहाँ है उसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद प्रिंसिपल सभी को ऑफिस बुलाते हैं और रास्ते में प्राउडली बताते हैं कि स्कूल की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग है कि उनकी परमिशन के बिना मक्खी भी अंदर नहीं आती। लेकिन तभी सच में एक मक्खी अंदर आ जाती है जिसे प्रिंसिपल तुरंत मार गिराते हैं और तभी पता चलता है कि वो असल में रोबोटिक स्पाई ड्रोन था जिसके जरिए लेडी बॉस उनकी सारी बातें सुन रही थी। अब सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो तुरंत शैडो किल ऑर्डर एक्टिवेट कर देती है और अगले ही मोमेंट में स्कूल की जमीन फट जाती है जहाँ से एक जायंट मरमैन बाहर आता है जो गार्ड्स को बड़ी आसानी से हराने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे चाय में पड़ी मक्खी।
ये सब प्रिंसिपल और टीचर्स कैमरास में देख रहे थे, लेकिन सरप्राइजिंगली वांगलिंग और बाकी स्टूडेंट वहाँ पिकनिक मोड में बैठे थे। कोई ग्रुप चैट चला रहा था, कोई कैजुअली बातें कर रहा था, जिसके बाद टीचर उसी ग्रुप में मैसेज करके उन्हें सिचुएशन की सीरियसनेस समझाती है। अब दूसरी तरफ टीचर रॉयल गार्ड्स को अटैक के बारे में बताते हैं, लेकिन गार्ड को पूरा कॉन्फिडेंस था कि कोई उन पर हमला नहीं कर सकता। तभी शैडो किल ऑर्डर का पूरा मेंबर्स गैस मैन उन पर टॉक्सिक गैस अटैक कर देता है, जिसे देखकर गार्ड्स की हालत खराब हो जाती है। फिर टीचर उसकी तरफ अटैक करती है, लेकिन जल्दी पता चलता है कि उन्होंने कोई बुलेट नहीं बल्कि नॉर्मल चौक फेंकी थी, तो इतनी स्पीड से कई की दीवार तक ब्लास्ट हो गई। दूसरी तरफ शैडो किल ऑर्डर का लीडर इनविंसिबल मैन सीक्रेटली प्रिंसिपल के ऑफिस में इनविजिबल होकर बैठा था। उसी दौरान वांगलिंग को नूडल्स पर चल रहे ऑफर का नोटिफिकेशन मिलता है और वो आराम से नूडल्स ऑर्डर करने लगता है। ये देखकर बाकी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बाहर पूरा स्कूल बैटलफील्ड बना हुआ था और वांगलिंग को सिर्फ नूडल्स की पड़ी थी। उधर गैस मैन लगातार टीचर पर रैक्स कर रहा था, लेकिन टीचर हर अटैक आसानी से डॉज कर रहे थे। फिर गैस मैन अपने वेपन्स को बड़ा करके टीचर के चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन स्मोक हटने के बाद पता चलता है कि टीचर ने अटैक अपनी स्पिरिचुअल फोर्स पे रोक लिया था। ये देखकर गैस मैन डर जाता है और पॉइजनस गैस छोड़कर भागने की कोशिश करता है। उसी समय वांगलिंग को उसके नूडल्स डिलीवरी का मैसेज आता है और वो कैजुअली बाहर डिलीवरी लेने जाता है। इधर भागते हुए गैस मैन अचानक दरवाजे से टकराकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि डोर वांगलिंग ने खोला था जो डिलीवरी लेने जा रहा है। वांगलिंग उसे कैजुअली सॉरी बोलता है और आगे बढ़ जाता है। अभी टीचर वहाँ पहुंचकर गैस मैन से कहते हैं कि क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। ये सुनकर लिटरली गैस मैन की हालत खराब हो जाती है। मरमैन सारे गार्ड्स को हरा कर आगे बढ़ रहा था, तभी उसके सामने डॉग आ जाता है। दोनों पहले एक दूसरे को घूरते हैं, लेकिन फिर मरमैन को डॉग काफी क्यूट लगता है और जैसे ही वो उसे टच करता है, डॉग तुरंत उसके हाथ पर काट लेता है, जिससे उसकी स्पिरिचुअल फोर्स डॉग के अंदर ट्रांसफर होने लगती है और मरमैन तेजी से बूढ़ा होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डॉग फिर से जायंट फ्रॉग में ट्रांसफर हो जाता है और मरमैन पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और इसी तरह शैडो किल ऑर्डर के 2 मेंबर्स हार जाते हैं। अब सिर्फ इनविजिबल मैन बचा था। तभी वांगलिंग कैजुअली उस जगह पहुंचता है जहाँ इनविजिबल मैन छुपा हुआ था और उससे कहता है कि आप बाहर आ जाओ। ये सुनकर इनविजिबल मैन शॉक हो जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसे लगता है कि शायद वांगलिंग डिलीवरी वाले से ये बात कह रहा है। तभी वांगलिंग साफ साफ कहता है कि नहीं, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। इसके बाद वांगलिंग उसे बताता है कि उसके बाकी टीममेट्स ऑलरेडी हार चुके हैं और उनका मिशन फेल हो चुका है। सुनकर इनविजिबल मैन गुस्से में अपनी पूरी पावर से वांगलिंग पर हमला कर देता है, जिससे एक जायंट एक्सप्लोजन होता है, लेकिन वांगलिंग को एक स्क्रैच तक नहीं आता। ये देखकर इनविजिबल मैन पूरी तरह डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि किसी इंसान की स्पिरिचुअल फोर्स इतनी टेरिफाइंग कैसे हो सकती है। तभी वहाँ प्रिंसिपल पहुंच जाते हैं और वांगलिंग तुरंत उन पर मेमोरी स्पेल यूज कर देता है, ताकि उन्हें लगे कि सारे विलन्स को उन्होंने खुद हराया है। इसके बाद सनरॉन्ग और चेन भी वहाँ पहुंचते हैं, जहाँ वांगलिंग फेक इंजर्ड बनकर पड़ा हुआ था। उसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन ऑडियंस जानती थी कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। फिर कुछ समय बाद न्यूज में बताया जाता है कि प्रिंसिपल ने अकेले ही शैडो किल ऑर्डर के सभी मेंबर्स को हरा दिया। अगले सीन में वांगलिंग बेड पर पड़ा होता है, क्योंकि उसने इंजर्ड होने का नाटक किया था और उसी वजह से उसके सारे दोस्तों को लगता है कि वो सच में बीमार है। इसीलिए सनरॉन्ग पर्सनली उसके घर आकर उसका ट्रीटमेंट करवा रही थी। तभी वांगलिंग की मॉम कमरे में ब्रेकफास्ट लेकर आती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें बीमार होने का नाटक करते हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं, अब तुम्हें एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए। लेकिन वांगलिंग हमेशा की तरह चुप रहता है। थोड़ी देर बाद उसके डैड बताते हैं कि उसकी फ्रेंड्स उससे मिलने आए हैं। सुनकर वांगलिंग तुरंत वापस बेड पर लेट जाता है। इसके बाद वो वांगलिंग को अपना पेट दिखाता है, जो सरप्राइजिंगली वांगलिंग की ही कॉपी कर रहा था और ये देखकर सब हंसने लगते हैं। फिर वांगलिंग की मॉम सबके लिए स्नैक्स लेकर आती हैं और सनरॉन्ग उन्हें देखकर सोचती है कि यही सही मौका है वांगलिंग की मॉम को इम्प्रेस करने का। इसीलिए वो अपने रिच स्टेटस का पूरा फायदा उठाते हुए उन्हें ढेर सारे गिफ्ट देती है। साथ ही वांगलिंग के लिए एक स्पेशल इंजेक्शन भी लाई थी, जिसे देखकर वांगलिंग अंदर से डर जाता है। अब वो और चैन समझ जाते हैं कि सनरॉन्ग ये सब सिर्फ वांगलिंग को इम्प्रेस करने के लिए कर रही है। इसके बाद सनरॉन्ग वांगलिंग को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है और इमोशनल होकर कहती है कि उसे वांगलिंग को इंजर्ड देखकर बहुत डर लग रहा था, लेकिन वांगलिंग उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि इंजेक्शन लगवाना डेंजरस आइडिया है। तभी चैन वांगलिंग को एक स्पेशल ब्रेसलेट देता है जो स्पिरिचुअल पावर मेजर करता था। ये सुनते ही वांगलिंग थोड़ा पैनिक हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को उसकी रियल पावर का पता चले, लेकिन वो और चैन उसे फोर्स करते हैं कि वो भी टेस्ट दे। अब सभी लोग एक एक करके अपनी स्पिरिचुअल पावर चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले चैन टेस्ट करता है और अपनी पावर से ईगल का नेस्ट बनाता है, जिससे उसका स्कोर 4000 के आसपास आता है। उसके बाद कुछ दूसरे स्टूडेंट भी टेस्ट करते हैं, जहाँ 1900 स्कोर आने पर भी बाकी लोग उस स्टूडेंट का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि उस स्कूल का पावर लेवल कितना इंसेन है। फिर क्लास प्रेसिडेंट टैग टेस्ट हो देता है। वो ब्लू फ्लेम्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसका स्कोर काफी हाई आता है और उसे पूरे स्कूल में 4th पोजीशन मिलती है। अब वो अपनी पावर टेस्ट करता है, लेकिन उसका स्कोर उम्मीद से काफी कम आता है, जिसे देखकर वो सीधा खिड़की से कूदकर अपनी लाइफ खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन चैन उसे समय पे रोक लेता है। वो की हालत देखकर सनरॉन्ग टेस्ट देने से मना कर देती है, लेकिन तभी
तभी वो और चैन उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि वो रिच फैमिली से और एंट्रेंस एग्जाम में भी उसने टॉप किया था, इसलिए वो जरूर अच्छा स्कोर करेगी। ये सुनकर संग रोंग फाइनली तैयार हो जाती है और उसका स्कोर इतना हाई आता है कि वो पूरे स्कूल में सेकंड पोजीशन हासिल कर लेती है, जिसे देखकर टैग भी उसे सीरियसली नोटिस करने लगता है। अब फाइनली बारी आती है वांगलिंग की। सन रोंग फिर से उसे इंजेक्शन दिखाते हुए कहती है कि अगर वो ठीक फील नहीं कर रहा तो इंजेक्शन ले सकता है, लेकिन वांगलिंग तुरंत मना कर देता है। इसके बाद वो ब्रेसलेट पहनकर सोचता है कि इस बार वो बहुत कम स्पिरिचुअल पावर यूज करेगा ताकि उसका स्कोर नॉर्मल आए, लेकिन उसकी बैड लक फिर एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि वो एक्सीडेंटली एक बड़ा जायंट स्पेल क्रिएट कर देता है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। इसीलिए वांगलिंग उस स्पेल को सीधा आउटर स्पेस में भेज देता है ताकि ब्रेसलेट उसकी एक्चुअल पावर डिटेक्ट ही ना कर पाए। अब जब स्कोर बोर्ड अपडेट होता है तो वांगलिंग का स्कोर नल आता है और वो पूरे स्कूल में लास्ट पोजीशन पर पहुंच जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि कोई इतना वीक नहीं हो सकता। यहाँ तक कि टैग असिस्टेंट से सिस्टम दोबारा चेक करवाता है। उधर टैग वांगलिंग से कहता है कि वो अपनी रियल पावर सबसे छुपा रहा है, लेकिन अगले ही सेकंड पता चलता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। हालांकि अंदर ही अंदर उसे सच में शक होने लगता है कि वांगलिंग कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। अब स्कूल खत्म होने के बाद वो बोलता है कि उसका स्कोर बहुत कम है, इसीलिए शायद उसे सिस्टम हैक करके बदल देना चाहिए और वांगलिंग ये बात सुन लेता है। फिर देर रात वांगलिंग सीक्रेटली गुओ के घर पहुंचता है ताकि वो सिस्टम हैक करके उसका नाम रैंकिंग लिस्ट से हटा दे। वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ टैग भी अपने असिस्टेंट से सिस्टम हैक करवाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो वांगलिंग के बारे में सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अब वो सक्सेसफुली सिस्टम के अंदर पहुंच जाता है और उसी समय टैग को भी हैकिंग डिटेक्ट हो जाती है। यहाँ पता चलता है कि दोनों सीक्रेटली एक दूसरे के बारे में जानते थे। इतना ही नहीं, गुओ ने टैग को पहचान भी लिया था क्योंकि वो क्लास में गर्ल्स को छोड़कर बाकी सबके साथ एरोगेंट बिहेव करता है। इसीलिए गुओ मजाक में उसका नाम सिस्टम में चेंज कर देता है, लेकिन वो वांगलिंग का डाटा एडिट नहीं कर पाता क्योंकि सिस्टम उन दोनों को डिटेक्ट कर लेता है और पकड़े जाने के डर से दोनों तुरंत बाहर निकल जाते हैं। अब वांगलिंग को काफी दुख होता है क्योंकि गुओ उसका नाम रैंकिंग से हटा नहीं पाया। उधर अगले दिन टैग के फ्रेंड उसका बदला हुआ नाम देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि दो अननोन स्टूडेंट ने उसे पीछे छोड़ दिया है। तभी टैग के असिस्टेंट कहती है कि अगले महीने मोड कंपटीशन होने वाला है जहां वो उन दोनों से जरूर मिलेंगे और उन्हें इस इंसल्ट का जवाब देंगे। वहीं दूसरी तरफ टैग भी यही सोच रहा था। अगले दिन दो टीचर्स की बात के बाद हमें कंपटीशन वेन्यू दिखाया जाता है जहां एक रिपोर्टर स्वॉट कंपटीशन की लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ क्लास फैक्शन के स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे थे जिनमें टैग भी शामिल था। रिपोर्टर का अटेंशन पाने के लिए टैग अपनी पावर्स का फ्लैशी प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन तभी रिपोर्टर उसकी ओल्ड रैंकिंग स्क्रीन पर दिखा देती है। इसमें उसका फनी रीनेम्ड प्रोफाइल दिख रहा था। ये देखकर टैग अंदर ही अंदर चलने लगता है। फिर रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेती है जहां टैग कॉन्फिडेंटली कहता है कि उनकी क्लास पिछले 1 महीने से लगातार ट्रेनिंग कर रही है और वो इस कंपटीशन को हर हाल में जीतेंगे। साथ ही वो क्लास 60 को इनडायरेक्टली वीक भी बोलता है। ये सब वांगलिंग और उनके दोस्त टीवी पर देख रहे थे। तभी रिपोर्टर वांगलिंग का नाम लेती है और पूछती है कि नेशनल टॉप रैंकर वांगलिंग के बारे में उसका क्या कहना है। ये सुनते ही टैग का चेहरा गुस्से में बदल जाता है और उसकी हालत देखकर रिपोर्टर तुरंत टॉपिक बदल देती है। इसके बाद टीचर और प्रिंसिपल स्वॉट कंपटीशन के लिए टीम सिलेक्ट कर रहे होते हैं जहां सन रोंग, वांगलिंग, गुओ और चेन को चूज किया जाता है, लेकिन मिस पैन का कहना था कि सन रोंग के अलावा बाकी कोई खास नहीं है। तभी प्रिंसिपल ड्रामेटिक अंदाज में कहता है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मिस पैन इन स्टूडेंट को अच्छी तरह तैयार कर लेंगी और ये सुनकर वो मना नहीं कर पाती है। प्रॉब्लम ये भी थी कि कंपटीशन में टोटल 5 मेंबर चाहिए थे, लेकिन टीम में सिर्फ 4 लोग थे। तभी प्रिंसिपल डॉग को सामने लाते हैं जो असल में वही जायंट फ्रॉग था। डॉग को देखकर मिस पैन शॉक हो जाती हैं क्योंकि वो लोग किसी डॉग को कंपटीशन में नहीं भेज सकते थे, लेकिन प्रिंसिपल बताते हैं कि रूल्स में कहीं नहीं लिखा है कि एनिमल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ तक कि सालों पहले एक एनिमल टीम कंपटीशन जीती भी चुकी है। फिर भी मिस पैन को कन्विंस करने के लिए प्रिंसिपल डॉग पर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल यूज करते हैं जिससे उसका बॉडी ह्यूमन बन जाता है, लेकिन उसका फेस अभी भी डॉग वाला रहता है और वो किसी हॉरर कॉमेडी कैरेक्टर जैसा लग रहा था। इसीलिए प्रिंसिपल तुरंत उसे वापस नॉर्मल बना देता है। इसके बाद प्रिंसिपल बताता है कि अगर डॉग पावर टेस्ट देगा तो उसका स्कोर आराम से 5000 से ऊपर जाएगा। साथ ही वो डॉग से प्रॉमिस करते हैं कि अगर उसकी टीम कंपटीशन जीत गई तो वो उसे सुनकर टैग और ज्यादा इरिटेट हो जाता है। अब स्कूल छूटने के बाद टीचर सभी को एक ग्रुप चैट में ऐड करते हैं और अनाउंस करते हैं कि उन्हें नेशनल स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन के लिए ऑफिशियली सिलेक्ट कर लिया गया है। साथ ही अगले 3 दिनों में सबको अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड दिखानी होगी। ये सुनकर सब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। जब चैन ये बात अपने डैड को बताता है तो उसके डैड उसको अपनी फैमिली की ट्रेडिशनल स्वॉर्ड देते हैं, जिससे लेते वक्त चैन इतना इमोशनल हो जाता है कि रोने लगता है। इसके बाद सभी ग्रुप में अपनी स्वॉर्ड दिखाने शुरू करते हैं। सन रोंग की स्वॉर्ड देखकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो बेहद रेयर स्वॉर्ड थी। यहाँ तक कि टीचर्स भी इंप्रेस्ड हो जाते हैं। वे टीचर वांगलिंग और डॉग से भी स्वॉर्ड लाने को कहते हैं, जिस पर वो आराम से नूडल्स खाने में बिजी था और खाने के बाद ग्रुप में सिर्फ एक छोटा सा मैसेज भेज देता है। दूसरी तरफ टैग अपनी सीनियर से बात कर रहा होता है जहाँ सीनियर उससे पूछती है कि कंपटीशन की हारना नहीं चाहता। ये सुनकर सीनियर आखिरकार मान जाती है और टैग को कंपटीशन का पूरा कंट्रोल दे देती है। जाते जाते टैग कहता है कि जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगले सीन में टैग की असिस्टेंट एक सुनसान गली में जाती है जहाँ वो उस मिस्टीरियस आदमी से मिलती है।
फिर हमें एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है जहाँ टीचर ने वांगलिंग और उसकी टीम को स्वॉर्ड कंपटीशन में भेजने का फैसला किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वांगलिंग खुद कंपटीशन में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि अगर गलती से भी उसे अपनी पावर दिखानी पड़ गई तो पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। फिर भी अपने दोस्तों और टीचर की सीरियसनेस देखकर वो कंपटीशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स से अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के बारे में पूछता है, लेकिन तभी टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है जहाँ बताया जाता है कि शैडो ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। असल में ये ब्लास्ट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड और स्पिरिचुअल स्पिरिट को जबरदस्ती कंबाइन करने की वजह से हुआ था। इसी दौरान बिल्डिंग के बाहर शैडो ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर पुलिस को अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे पकड़ लेती है। कुछ देर बाद वहाँ इमोर्टल हीरोज पहुंचते हैं, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल था। रिपोर्टर उससे पूछता है इंसिडेंट के बारे में, जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि शैडो ऑर्गेनाइजेशन पहले भी कई डेंजरस एक्सपेरिमेंट कर चुका है। साथ ही वो लाइव टीवी पर उनके लीडर को चैलेंज करता है कि वो उसे हर हाल में रोक कर रहेगा। दूसरी तरफ लेडी बॉस ये सब टीवी पर देख रही थी और गुस्से में वो टीवी ही तोड़ देती है। अब वापस वांगलिंग की तरफ आते हैं, जहाँ उसके पेरेंट्स स्वॉर्ड वाली बात पर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। जिसके बाद वांगलिंग खुद अपनी स्वॉर्ड ढूंढने स्टोरेज रूम में चला जाता है। वहाँ उसे एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है जिसमें से तेज लाइट बाहर निकल रही थी। उसी समय टीचर उसे मैसेज करते हैं, बताते हैं कि सभी स्टूडेंट कंपटीशन के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वांगलिंग बॉक्स खोलता है उसे एक छोटा बच्चा बाहर निकलता है। इसे देखकर वांगलिंग तुरंत उसे वापस बॉक्स में बंद कर देता है, लेकिन ऐसा करते वक्त जिसे समझ में आता है कि वो उस बच्चे को छुपाने के लिए जरूरत से ज्यादा पावर यूज कर रहा है और उसकी सील धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। अगले दिन वांगलिंग अपनी स्वॉर्ड लेकर आता है तो गु और चैन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड किसी बच्चे का टॉय जैसे दिख रही थी। वहीं चैन मन ही मन अपनी स्वॉर्ड को उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर समझ रहा था, लेकिन तभी सन रॉन्ग वांगलिंग की स्वॉर्ड को क्यूट बोल देती है और ये सुनकर चैन को इमोशनल डैमेज हो जाता है, यहाँ तक कि वो अपनी स्वॉर्ड तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद टीचर्स वहाँ आते हैं और उनमें से एक टीचर वांगलिंग से पूछती है कि कंपटीशन कम से कम 5 दिन चलेगा तो वो अपना सामान क्यों नहीं साथ लेकर आया। इस पर वांगलिंग मन ही मन सोचता है कि वो वहाँ पहुंचते ही बीमार होने का नाटक करेगा ताकि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना कर सके और इसी तरह वो अपनी पावर से दुनिया को बचा लेगा। इसके बाद बस आ जाती है और सभी स्टूडेंट कंपटीशन वेन्यू के लिए निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ एक आदमी प्रिंसिपल को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके बाद वो तुरंत कुछ सोल्जर्स के साथ एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां एक लड़की को बंदी बनाकर रखा गया था। उसे देखकर लग रहा था कि वो लेडी बॉस प्रिंसिपल जैसे ही उसके करीब जाता है। वो लड़की क्रीपी स्माइल देती है और अगले ही सेकंड वहां जायंट एक्सप्लोजन हो जाता है, लेकिन तुरंत पता चलता है कि ये सब लेडी बॉस की इमेजिनेशन थी, तो जो दूर बैठकर स्कूल बस को सीक्रेटली फॉलो कर रही थी। असल में उसने अपने जैसे दिखने वाले लड़की को पुलिस के हाथों जानबूझकर पकड़वाया था और उसके अंदर बॉम्ब फिट किया था ताकि प्रिंसिपल वहां पहुंचे और ब्लास्ट में मारा जाए। वो ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि अभी तक सन रॉन्ग जितना भी अटैक्स हुए थे उन्हें प्रिंसिपल नहीं बल्कि वांगलिंग ने रोका था, लेकिन लेडी बॉस को अभी तक इसकी सच्चाई नहीं पता थी। इधर स्कूल बस में वांगलिंग बार बार इसे छोटे बच्चे को अपनी बॉडी के अंदर वापस धकेल रहा था, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उस बच्चे ने प्रॉमिस किया था कि अगर वांगलिंग उसे बाहर ले जाएगा तो उसकी बॉडी से बाहर आने की कोशिश नहीं करेगा। असल में वो बच्चा वांगलिंग की स्वॉर्ड स्पिरिट थी। अब आगे एक्सप्लेनेशन में हम उसे स्पिरिट कहेंगे। कुछ देर बाद सभी लोग क्लास फैक्शन के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं, जहाँ सीनियर एक्स और उसकी टीम उनका स्वागत करती है, जहाँ हमें मिस पैन और सीनियर एक्स की पुरानी राइवलरी भी देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड और रूममेट्स भी हुआ करती थी। इन प्रेजेंट में दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसके बाद सीनियर एक्स इनडायरेक्टली क्लास 60 को इंसल्ट करते हुए कहती है कि शायद सन रॉन्ग के पेरेंट्स स्कूल को काफी फंडिंग देते होंगे। ये सुनकर मिस पैन को गुस्सा आ जाता है और वो पलट कर सीनियर एक्स के स्टूडेंट को इंसल्ट गिनाने लगती हैं, जैसे इन जूनियर्स की रैगिंग करना और एग्जाम में चीटिंग करना। अब दोनों टीचर्स की बातें लिटरली एक दूसरे पर हथियार की तरह लग रही थी। अभी सीनियर एक्स सीक्रेटली वांगलिंग पर मैजिक यूज करती है क्योंकि वो उसी स्पिरिचुअल फोर्स मेजर करने चाहती थी, लेकिन वांगलिंग इसे परफेक्ट मौका समझकर स्टमक पेन का नाटक शुरू कर देता है। मगर तभी सीनियर एक्स के मैजिक की वजह से उसकी नेक सील टूट जाती है और अगले ही सेकंड उसकी बॉडी से टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। देखकर आसपास मौजूद सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, यहाँ तक कि दूर बैठी लेडी बॉस भी उस एनर्जी को महसूस करके शॉक हो जाती है। उसी समय उसे कॉल आता है कि प्रिंसिपल को मारने वाला प्लान फेल हो गया क्योंकि प्रिंसिपल ने समय रहते बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया था। इस पर लेडी बॉस कहती है कि उसके पास अभी एक प्लान और है। दूसरी तरफ वांगलिंग के पेरेंट्स आराम से टीवी देख रहे होते, उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वांगलिंग की सील टूट चुकी है। इधर वांगलिंग की पावर धीरे धीरे शांत होने लगती है। तभी उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट उसे कहती है कि वो उसे वार्निंग देने के लिए बार बार बाहर आ रही थी, लेकिन वांगलिंग ने उसकी एक नहीं सुनी। इसके बाद सन रॉन्ग वांगलिंग के पास आकर पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी दूर छत पर वो मिस्टीरियस फेथ मेंबर दिखाई देता है जो सारी सिचुएशन देख रहा था और फिर वहां से क्वाइटली चला जाता है। फिर वांगलिंग को हॉस्पिटल ले जाने की बात चल रही होती क्योंकि थोड़ी देर पहले उसकी सील टूटने की वजह से वो बेहोश हो गया था। वहीं वांगलिंग की हालत देखकर सन रॉन्ग उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन तभी टैग उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि हम नर्सरी स्कूल में साथ थे। लेकिन सन रॉन्ग को उसकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, उसे सिर्फ वांगलिंग की चिंता थी, इसीलिए वो टैग से
रास्ते से हटने को कहती है, लेकिन टैग अपनी ही बात तो करता रहता है। ये देखकर सनरॉन्ग गुस्से में उस पर पंच मारने की कोशिश करती है, मगर तभी टैग के असिस्टेंट बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। चैन भी सनरॉन्ग की मदद के लिए आगे आता है, लेकिन टैग की टीम उसे रोक लेती है। इसके बाद टैग कहता है कि वांग लिंग यहाँ पूरी तरह सेफ है, लेकिन तभी अचानक वांग लिंग पर स्पिरिचुअल अटैक हो जाता है और उसकी बॉडी जलने लगती है। देखकर सीनियर तुरंत रिएक्ट करते हैं और उसे स्पेशल लीव से बांध देते हैं ताकि उसकी एनर्जी स्टेबल हो सके। अब वांग लिंग पर हमला देखकर सनरॉन्ग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। ऊपर से उसे लग रहा था कि ये सब टैग का किया धरा है, इसलिए वो गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड निकालकर टैग पर हमला कर देती है, लेकिन टीचर बीच में आकर दोनों को शांत कर देते हैं। कहते हैं कि स्वॉर्ड का इस्तेमाल सिर्फ कंपटीशन में होगा। इसके बाद पता चलता है कि वांग लिंग पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि बफर था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर जब वांग लिंग की बैंडेजेस खोलते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। दरअसल वांग लिंग पहले ही खुद को टेलीपोर्ट कर चुका था, लेकिन टेलीपोर्टेशन पावर यूज करने की वजह से उसकी सील और ज्यादा डैमेज हो जाती है। ये देखकर वो तुरंत अपने डैड को कॉल करता है, तो उस वक्त आराम से टॉयलेट में बैठकर वीडियोस देख रहे थे। वांग लिंग उन्हें सब कुछ बता देता है कि पावर्स यूज करने पर उसकी सील टूट रही है। ये सुनते ही उसके डैड तुरंत नूडल्स लेकर कंपटीशन वेन्यू के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वांग लिंग कंपटीशन शुरू होने से पहले नूडल्स खा लेगा और उसकी पावर स्टेबल हो जाएगी। दूसरी तरफ सीनियर क्लास 60 को पूरा ट्रेनिंग सेंटर दिखाते हैं, जो लिटरली किसी भी हॉलीवुड मूवी सेट जैसा लग रहा था। इतना बड़ा और एडवांस ट्रेनिंग सेंटर देखकर गुओ और बाकी सब शॉक हो जाते हैं। इसके बाद सीनियर एक्स कंपटीशन के रूल समझाती है। वो बताते हैं कि कंपटीशन में टोटल 5 राउंड्स होंगे, मेटल, वाटर, अर्थ और बाकी स्पिरिचुअल स्टेजेस, और जो टीम अपनी स्वॉर्ड आखिर तक बचाए रखेगी वही विनर कहलाएगी। साथ ही वो ये भी बताती है कि पहले कंपटीशन क्लास के 60 के कैंपस में होना था, लेकिन शैडो ऑर्गेनाइजेशन के अटैक्स की वजह से लोकेशन चेंज करनी पड़ी और अब कंपटीशन क्लास फैक्शन के कैंपस में होगा, जो क्लास 60 की टीम के लिए पूरी तरह नया था। उधर वांग लिंग इतना बड़ा कैंपस देखकर खुद रास्ता भूल जाता है। उसी दौरान टैग क्लास 60 को इंसल्ट करने कहता है कि वो लोग कंपटीशन में हिस्सा लेने में के लायक भी नहीं है, क्योंकि उनकी टीम में सिर्फ 4 मेंबर है। लेकिन तभी वो जवाब देता है कि शायद टैग की मैथ्स कमजोर है, क्योंकि उनकी टीम में भी सिर्फ 4 लोग हैं। और तभी ड्रामेटिक एंट्री होती है उनकी टीम के 5th मेंबर बफर की, तो पानी के बीच से निकल कर आता है। उसे देखकर टीचर्स भी शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो भी उसकी पावर फील करके वार्निंग देता है कि वो काफी डेंजरस है। इसके बाद बफर अचानक टेलीपोर्ट होकर सनरॉन्ग के पीछे पहुंच जाता है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सनरॉन्ग साफ मना कर देती है और कहती है कि वो उसे जानती तक नहीं था। बफर उसे अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है, साथ ही कहता है कि वो टैग और सीनियर्स के सारे सीक्रेट बता देगा, लेकिन सनरॉन्ग फिर भी मना कर देती है। इसके बावजूद बफर उसे बातें करने की कोशिश करता है। ये देखकर चैन गुस्से में पर हमला कर देता है, लेकिन बफर बेहद स्ट्रॉन्ग था। वो एक ही मूव में चैन को उठाकर दूर फेंक देता है। फिर भी चैन हार नहीं मानता और दोबारा बफर पर हमला करता है। इस बार बफर उसकी जोरदार पिटाई कर देता है, लेकिन इंजर्ड होने के बावजूद चैन वापस खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके डैड ने उससे कहा था कि उसकी फैमिली कभी हार नहीं मानती। इसीलिए वो फिर से गुस्से में बफर पर हमला कर देता है, लेकिन बफर अपनी नेगेटिव एनर्जी से उसका एक हाथ उड़ा देता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी एंट्री होती है वांग लिंग की। ना सिर्फ चैन को संभालता है बल्कि उसका हाथ भी वापस जोड़ देता है। ये देखकर टीचर और बफर दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बफर को वांग लिंग की स्पिरिचुअल फोर्स फील ही नहीं हो पा रही। असल में बफर की नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो सामने वाले की स्पिरिचुअल फोर्स को दबा देती है, लेकिन वांग लिंग पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उधर डॉग मन ही मन सोच रहा था कि अगर वांग लिंग की सील पूरी तरह टूट गई तो उसकी अनकंट्रोल्ड पावर पूरी दुनिया खत्म कर सकती है। इसके बाद बफर अपनी नेगेटिव एनर्जी से वांग लिंग पर हमला करता है, लेकिन वांग लिंग को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसकी एनर्जी बफर से कहीं ज्यादा डेंजरस थी। और फिर वांग लिंग वही रोज सनरॉन्ग को दे देता है जो बफर उसे देने वाला था। ये देखकर बफर शॉक रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वांग लिंग ने उसकी पॉकेट में से रोज कैसे निकाला। इसके बाद सीनियर एक्स कहती है कि अब जब सब लोग आ चुके हैं तो कंपटीशन की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। उसी समय छत पर एक लड़की उल्टी लटकी हुई दिखाई देती है, जो सीक्रेटली सबकी बातें सुन रही थी। इसके बाद सीन प्रिंसिपल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ वो किसी बात को लेकर काफी सीरियस दिखाई दे रहे थे और फिर तुरंत कहीं जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर वही मिस्टीरियस लड़की वांग लिंग पर नजर रख रही थी और तभी रिवील होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि शैडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर लेडी बॉस थी, जो यहाँ वांग लिंग को मारने आई थी। तभी वहाँ बफर पहुंच जाता है और लेडी बॉस को देखकर फ्लर्ट करने लगता है। उससे पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, लेकिन लेडी बॉस कैजुअली जवाब देती है कि किसी जवान लड़के के साथ रिलेशनशिप में आना पसंद करेगी। ये सुनते ही बफर उसे गुस्से में बूढ़ी औरत बोल देता है और अगले ही सेकंड लेडी बॉस उसे पंच मारती है कि वो दूर जाकर गिरता है। उसके बाद वो गुस्से में कहती है कि बफर आखिरी इंसान था जिसने उसे बूढ़ी औरत कहा। अब पहली बार बफर को कोई ऐसा मिला था जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उससे टक्कर दे सकता था, इसीलिए वो अपनी पूरी नेगेटिव एनर्जी एक जायंट अटैक में बदलने लगता है। लेकिन लेडी बॉस बिल्कुल साथ खड़ी रहती है और अगले ही पल सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उसकी पूरी एनर्जी डिस्ट्रॉय कर देती है। देखकर बफर के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि पहले वांग लिंग और अब लेडी बॉस दोनों ने उसकी हालत खराब कर दी थी। दूसरी तरफ वांग लिंग आराम से नूडल्स लेकर जा रहा होता है, तभी उसकी नजर लेडी बॉस पर पड़ती है। बफर को रस्सियों से बांध रही थी और अगले ही सेकंड वांग लिंग के हाथ से नूडल्स का पैकेट नीचे गिर जाता। लेडी बॉस ने वांग लिंग और बफर दोनों को पकड़ लिया था। वो उन्हें स्कूल की छत पर लेकर आती है, जहाँ एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन भी मौजूद था, जो लेडी बॉस के साथ मिलकर दोनों को टॉर्चर कर रहा। इसके बाद लेडी बॉस बार बार वांग लिंग को मारकर प्रवोक करने लगती है, क्योंकि उसे पता
पता था कि वांगलिंग अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट की बहुत केयर करता है और जैसे जैसे वो उसे परेशान कर रही थी वांगलिंग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी पावर की वजह से आसपास का एनवायरनमेंट तक डिस्टर्ब होने लगता है। ये देखकर स्पिरिट समझ जाती है कि वांगलिंग डेंजरसली एंग्री हो चुका है और अगर उसे जल्दी शांत नहीं किया गया तो उसकी सील टूट सकती है जिससे पूरी दुनिया तक खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए स्पिरिट उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन वांगलिंग गुस्से में उसकी बात इग्नोर कर रहा था। तभी स्पिरिट अचानक ड्राई नूडल्स का नाम लेता है जो वांगलिंग की फेवरेट चीज है और नूडल्स का नाम सुनते ही वांगलिंग तुरंत शांत हो जाता है। उसी काम होते ही आसपास का माहौल भी नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद लेडी बॉस के कहने पर ओल्ड मैन वांगलिंग को कुछ बाल काट कर उसे दे देता है। दूसरी तरफ टीचर्स और सारे स्टूडेंट मीटिंग कर रहे थे जहाँ कंपटीशन की प्रिपरेशन चल रही थी। तभी बफर वहाँ आकर सबको बताता है कि किसी ने वांगलिंग को किडनैप कर लिया है। तभी सीन कट होता है जहाँ वांगलिंग और बफर दोनों बंधे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ ऑडियंस समझ जाती है कि लेडी बॉस ने बफर के बालों का इस्तेमाल करके उसका रेप्लिका ले लिया था ताकि मौका मिलते ही वो सनरॉन्ग के करीब पहुंच सके। अब ओल्ड मैन बफर को पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि जैसे ही लेडी बॉस अपना काम पूरा कर लेगी वैसे ही वो दोनों को छोड़ देगी। तभी बफर ओल्ड मैन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो हमेशा शैडो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहता था और अगर अभी भी उसे मौका मिला तो ऑर्गेनाइजेशन को काफी काम आ सकता है, लेकिन ओल्ड मैन उसकी ट्रिक समझ जाता है और उसे साफ मना कर देता है। इसके बाद बफर ओल्ड मैन की मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि लेडी बॉस ने मिशन पर सिर्फ उसे छोड़ा था जिससे उसे लगता है कि ओल्ड मैन कोई मामूली इंसान होगा, लेकिन अगले ही सेकंड ओल्ड मैन अपनी पावर का छोटा सा नमूना दिखा देता है जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग की विंडो टूट जाती है। ये देखकर बफर की हालत खराब हो जाती है। वही स्पिरिट वांगलिंग से कहती है ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल फोर्स पहुंच जाता है लेकिन वो जानबूझकर उसे हाइड कर रहा है। दूसरी तरफ बफर सभी को लेडी बॉस का डिस्क्रिप्शन देता है जिससे सुनकर प्रिंसिपल कंफर्म कर देते हैं कि वही शैडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर है और उसी ने वांगलिंग को किडनैप किया है। इसके बाद टैग अपनी असिस्टेंट ईशा से वांगलिंग की स्पिरिचुअल फोर्स डिटेक्ट करने के लिए कहता है और वो अपनी स्पेशल कैमरा पावर्स की मदद से जल्दी ही वांगलिंग की लोकेशन ट्रेस कर लेती है। उधर सनरॉन्ग का सीनियर बॉडीगार्ड समझ चुका था कि वांगलिंग डेंजर में है और सनरॉन्ग जरूर उसे बचानी चाहिए, इसीलिए वो सनरॉन्ग को फोर्सफुली सेफ जगह ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। सनरॉन्ग अपनी पावर से खुद को छुड़ाकर वापस मीटिंग रूम में आ जाती है और इमोशनल होकर कहती है कि वांगलिंग उसका स्पेशल फ्रेंड है और वो उसे डेंजर में अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर उसका बॉडीगार्ड इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो बचपन से सनरॉन्ग की प्रोटेक्शन कर रहा था और पहली बार उसे लगा कि सनरॉन्ग अपने फैसले खुद लेने लगी है। बाद सनरॉन्ग अपने बॉडीगार्ड चैन और गुओ के साथ वांगलिंग को बचाने निकलती है। उनके जाने के बाद सीनियर एक्स अपनी टीम को सीक्रेटली उनका पीछा करने के लिए कहती है ताकि वो देख सके कि क्लास 60 रियल बैटल में कैसे फाइट करती है, लेकिन साथ ही वार्निंग भी देती है कि जरूरत ना पड़े तो लड़ाई में मत कूदना। उधर छत पर बफर वांगलिंग से कहता है कि उसे पता लगता है कि वांगलिंग अपनी रियल पावर छुपा रहा है और अगर वो चाहे तो आसानी से यहाँ से निकल सकता है, लेकिन वांगलिंग उसकी बात सुनने की जगह आराम से सोने लगता है। ये देखकर बफर खुद शॉक रह जाता है क्योंकि कोई इंसान इतनी डेंजरस सिचुएशन में कैसे हो सकता है। तभी वहाँ सनरॉन्ग और बाकी लोग पहुंच जाते हैं और ओल्ड मैन पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन ओल्ड मैन बेहद पावरफुल था। वो अकेले ही कई बॉडीगार्ड्स को हरा देता है। फिर वो अपनी पावर से एक जाइंट येलो एनर्जी सर्कल बनाता है जिससे टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी। देखकर टीचर तक शॉक हो जाती है, लेकिन तभी सनरॉन्ग आगे आकर अपनी ब्लू एनर्जी से उसकी येलो एनर्जी डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरी तरफ वांगलिंग के पेरेंट्स स्कूल के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देते। तभी अंदर से एक्सप्लोजन की आवाज आने लगती है और अब हमें ओल्ड मैन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि वो सिर्फ लेडी बॉस का ड्राइवर नहीं था बल्कि दोनों के बीच काफी क्लोज बॉन्ड था। सनरॉन्ग ओल्ड मैन के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती और जैसे ही ओल्ड मैन उसे खत्म करने वाला होता है तभी प्रिंसिपल बीच में आकर उसे बचा लेता है। फेक बफर फिर से सनरॉन्ग को मारने आगे आता है, लेकिन तब तक काफी सारे इमोर्टल गार्ड्स वहाँ पहुंच चुके थे जिसकी वजह से उसे रोकना पड़ता है। फिर टैग वहाँ आता है और फेक बफर को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब सीन वांगलिंग की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ स्पिरिट उसे पूछता है कि असली बफर का क्या करना है। इस पर वांगलिंग स्पिरिट को वहीं रहकर बफर पर नजर रखने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता था कि अगर बफर कंपटीशन में नहीं पहुंचा तो पूरा कंपटीशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन वांगलिंग को ये नहीं पता था कि लेडी बॉस अभी भी फेक बफर बनकर घूम रही थी। अगले दिन कंपटीशन फाइनली शुरू होने वाला था और जैसे ही वांगलिंग फेक बफर को देखता है वो शॉक हो जाता है कि वो यहाँ तक पहुंचा कैसे, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो असली बफर नहीं बल्कि लेडी बॉस थी। इसके बाद सभी लोग एक क्रिस्टल पर हाथ रख कंपटीशन अरीना में टेलीपोर्ट होने लगते हैं। उसी समय वांगलिंग के डैड वहाँ पहुंचते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वांगलिंग टेलीपोर्ट हो चुका था। वहीं वांगलिंग के डैड को देखकर प्रिंसिपल थोड़ा ऑकवर्ड बिहेव करने लगते हैं जिसे देखकर मिस पैन को काफी अजीब लगता है। फिर कुछ देर बाद वांगलिंग के डैड प्रिंसिपल को उसकी ब्रोकन सील के बारे में सब कुछ बता देते और ये सुनते ही प्रिंसिपल के होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें कंपटीशन अरीना से दिखाया जाता है जहाँ क्लास फैक्शन और क्लास 60 दोनों टीम्स अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हुई थी। टैग और उसकी पूरी टीम एक साथ स्पॉन हुई थी जबकि वांगलिंग और उसके दोस्त अलग अलग राउंड में बट गए थे। इसके बाद टैग अपनी असिस्टेंट ईशा से सिस्टम हैक करके वांगलिंग और बाकी लोगों की लोकेशन पता लगाने को कहता है। ईशा अपनी पावर यूज करती है और जल्दी ही सबकी लोकेशन ट्रैक कर लेती है। वो बताती है कि चैन मेटल राउंड में है, सनरॉन्ग वाटर राउंड में है, डॉग फायर राउंड में है, साथ ही उसे डॉग के पास बफर की स्पिरिचुअल फोर्स भी डिटेक्ट हो रही है। लाल बालों वाला जोकर सबसे कमजोर स्टूडेंट के बारे में पूछता है। असल में वो वांगलिंग की बात कर रहा था, लेकिन ईशा बताती है कि सिस्टम
सिस्टम में वांगलिंग की स्पिरिचुअल फोर्स नल दिखाई दे रही है, इसीलिए वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रही। तभी टैग कहता है कि वांगलिंग मेटल, अर्थ और वाटर राउंड्स में नहीं है, मतलब वो फायर राउंड में जरूर होगा। ये सुनते ही लाल बालों वाला जोकर वांगलिंग से लड़ने के लिए फायर राउंड की तरफ निकल जाता है। इसी दौरान टीम का एक मेंबर पूछता है कि अभी तो सिर्फ 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, फिफ्थ मेंबर गुओ कहाँ है। ईशा उसकी लोकेशन ट्रैक करने वाली ही होती है, लेकिन टैग उसे रोक देता है और कहता है कि पहले इन चारों से निपटते हैं, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन असल में गुओ पास ही छुप कर उनकी सारी बातें सुन रहा था। मगर तभी टैग अचानक अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और गुओ पत्थर की तरह टूट जाता है। लेकिन अगले ही सेकंड पता चलता है कि वो सिर्फ उसका क्लोन था। अब असली गुओ पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जहाँ उसकी कमर पर 3 लाइफ टोकन्स लगे थे और उनमें से एक डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ समझ आता है कि कंपटीशन किसी वीडियो गेम की तरह काम कर रहा था, जहाँ हर प्लेयर को 3 लाइफ्स दी गई थी। इसके बाद वो देखता है कि लाल बालों वाला जोकर वांगलिंग की तरफ जा रहा है और उसे लगता है कि वो वांगलिंग को वीक समझकर टारगेट कर रहा है, इसीलिए वो उसके पीछे चला जाता है। उधर टैग ईशा को मेटल राउंड में चैन से लड़ने भेजता है और खुद वाटर राउंड में सनरॉन्ग से लड़ने जाता है, क्योंकि उसे सनरॉन्ग से अपना पुराना हिसाब बराबर करना था। अब मेटल राउंड में चैन आगे बढ़ रहा होता है, तभी ईशा वहां आ जाती है और कहती है कि मेटल राउंड अब उसका है। इस पर चैन जवाब देता है कि उसकी फैमिली का रूल है कि वो किसी लड़की से फाइट नहीं करता, इसीलिए वो ईशा को 3 सेकंड में वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन ईशा कुछ नहीं बोलती और साइलेंटली अपनी पावर्स एक्टिवेट कर देती है। फिर वो चैन से कहती है कि उसका काम हो चुका है, अब चैन अपनी चाल चल सकता है। लेकिन अगले ही सेकंड चैन खुद को मारना शुरू कर देता है। असल में ईशा ने अपने मैजिक से उसके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लिया है और अब चैन अपने शरीर पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। ये सब टीचर्स और वांगलिंग के डैड मॉनिटर पर देख रहे थे, जिसे देखकर वांगलिंग के डैड शॉक हो जाते हैं। लेकिन टीचर्स बताती हैं कि वहाँ प्लेयर्स मर तो नहीं सकते, मगर जो भी दर्द उन्हें वहाँ हो रहा है वो 100% रियल फील होता है। दूसरी तरफ डॉग और फेक बफर की फाइट चल रही थी, जहाँ फेक बफर लगातार अपनी नेगेटिव एनर्जी से डॉग पर हमला कर रहा था, लेकिन डॉग हर बार खुद को बचा लेता है। उधर फायर राउंड में लाल बालों वाला जोकर पहुंचता है, जहाँ उसे वांगलिंग जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसे लगता है कि वांगलिंग मर चुका है, लेकिन अगले ही सेकंड वांगलिंग कैजुअली उठकर खड़ा हो जाता है और जोकर उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। तभी वहाँ गुओ भी पहुंच जाता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जबकि वांगलिंग साइड में खड़े होकर बस ये सब देख रहा था। उधर वाटर राउंड में सनरॉन्ग पर अचानक अटैक होता है, लेकिन वो पानी को मैजिक में बदलकर खुद को बचा लेती है और तभी रिवील होता है कि उस पर हमला करने वाला टैग था, जिसने अपनी स्वॉर्ड को समुराई में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। लेकिन लड़ने की जगह टैग बचपन की बातें करने लगता है, क्योंकि वो अभी भी सनरॉन्ग को पसंद करता है, लेकिन सनरॉन्ग की उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसलिए वो जायंट वाटर ड्रैगन बनाकर टैग पर हमला कर देती है, मगर टैग का समुराई काफी स्ट्रॉन्ग था और वो आसानी से उसके अटैक्स रोक लेता है। तभी स्कोर बोर्ड अपडेट होता है, जहाँ टीम फैक्शन के 3 पॉइंट्स हो चुके थे, जबकि टीम 60 अभी भी 0 पर थी। उसी समय चैन की डिफीट की आवाज सुनाई देती है, मतलब मेटल राउंड भी टीम फैक्शन जीत चुकी है। अब उनका टोटल स्कोर 4 हो चुका था। ये देखकर सनरॉन्ग टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अगर वो हार गई तो उनकी पूरी टीम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। तभी टैग अपनी पावर से पूरे पानी को फ्रीज कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि सनरॉन्ग की ताकत पानी से आती है और अगर पानी ही खत्म हो जाएगा तो वो कमजोर पड़ जाएगी। ये बात सनरॉन्ग भी जानती थी, इसीलिए वो अपनी पूरी पावर के साथ टैग पर हमला कर देती है। लेकिन टैग का समुराई लगातार उसके बराबर फाइट कर रहा था। तभी वहाँ फेक बफर भी पहुंच जाता है और उसके अटैक से सनरॉन्ग और ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। अब सनरॉन्ग समझ जाती है कि वो दोनों को एक साथ नहीं हार सकती, इसीलिए वो वहाँ से भागने का फैसला करती है। लेकिन पानी फ्रीज होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पा रही थी। उसी समय सब लोग हवा में कुछ तेजी से गुजरते हुए दिखते हैं और अगले ही पल वहाँ जायंट स्टॉर्म आ जाता है, जिसकी वजह से पानी पर जमी बर्फ टूटने लगती है और इसी मौके का फायदा उठाकर सनरॉन्ग वहाँ से भाग जाती है। तूफान शांत होने के बाद टैग फेक बफर से कहता है कि उसे नहीं पता वो कौन है और यहाँ क्यों आया है, लेकिन कंपटीशन जीतने के बाद उसे जो चाहिए होगा वो मिल जाएगा। इस पर फेक बफर सिर्फ मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टैग वाटर राउंड में अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट कर देता है, लेकिन स्कोर बोर्ड अपडेट होने के बाद उनके पॉइंट बढ़ने की बजाय कम हो जाते हैं और टीम 60 के स्कोर बढ़ जाते हैं। उधर सनरॉन्ग गुओ की तरफ जा रही होती है, तभी गुओ उसे इन्फॉर्म करता है कि वांगलिंग ने डॉग के साथ मर्ज कर लिया, लेकिन सरप्राइजिंगली सनरॉन्ग इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। दूसरी तरफ टीचर्स मॉनिटर पर वाटर राउंड में एक ब्लैक शैडो देखते हैं, जिसका चेहरा बेहद क्रीपी था। नेक्स्ट सीन हमें फायर राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ लाल बालों वाला जोकर वांगलिंग का मजाक उड़ा रहा होता है, क्योंकि डॉग की पावर काफी कम हो चुकी थी और अब वो प्रॉपरली अटैक भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन वांगलिंग लगातार उसे देख रहा था, क्योंकि उसे डॉग की स्पिरिचुअल फोर्स चाहिए थी। तभी वांगलिंग अचानक झाड़ियों में छुप जाता है और पास में बैठे जोकर उसे यूजलेस बोलकर नीचे गिरा देता है। ये सुनकर वांगलिंग अंदर से हर्ट हो जाता है। उसे लगने लगता है कि वो सच में यूजलेस है, क्योंकि उसने कभी अपने दोस्तों से खुलकर बात नहीं की और हमेशा सबसे दूर रहा, जबकि उसके दोस्त हमेशा उससे अच्छे से बिहेव करते थे। सब सोचकर वांगलिंग की सील फिर से डैमेज होने लगती है और उसकी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये देखकर डॉग तुरंत
तुरंत उसकी एनर्जी कंज्यूम करने आगे आता है और वांगलिंग से कहता है कि इस वक्त सिर्फ वही उसकी नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है। तभी वांगलिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी पावर से डॉग के साथ मर्ज हो जाता है। अब इससे ये होता है कि वांगलिंग खुद डॉग की नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है और फाइनली बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपनी स्पिरिचुअल फोर्स यूज कर पा रहा था। डॉग के साथ मर्ज होने की वजह से उसका पेरेंट्स भी बदल जाता है, लेकिन उसका नया रूप देखकर भी लाल बालों वाला जोकर उसका मजाक उड़ाता रहता है। मगर इस बार वांगलिंग कैजुअली उसकी स्वॉर्ड को सिर्फ एक उंगली से टच करता है और अगले ही सेकंड उसकी स्वॉर्ड टुकड़ों में टूट जाती है। देखकर जोकर शॉक रह जाता है क्योंकि उसकी बॉडी और स्वॉर्ड दोनों बेहद स्ट्रॉन्ग थी। इसके बाद वांगलिंग उसे हल्का सा पंच मारता है, लेकिन जोकर को ऐसा फील होता है जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो और वो उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वांगलिंग फायर राउंड में स्वॉर्ड इंसर्ट करके उस राउंड पर कब्जा कर लेता है और यही वजह थी कि इससे पहले जब टैग ने वाटर राउंड कैप्चर किया था तब उसके पॉइंट्स बढ़ने की बजाय कम हो गए थे। ये पूरा सीन टीचर भी मॉनिटर पर देख रहे होते हैं, जहाँ सीनियर एक्स इम्प्रेस्ड होकर वांगलिंग के टीचर से पूछती है कि क्या उन्होंने वांगलिंग को ये ट्रिक दिखाई है। अब टीचर को अटेंशन मिल चुका था, इसलिए वो तुरंत हाँ बोल देती है और सीनियर एक्स कहती है कि बाद में उसे भी ये टेक्निक सिखा दें। ये सुनकर टीचर अंदर ही अंदर खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ टैग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके पॉइंट आखिर कम क्यों हो रहे हैं। तभी ईशा उसे बताती है कि वांगलिंग ने डॉग के साथ मर्ज कर लिया है और अब वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ये सुनते ही टैग सीरियस हो जाता है क्योंकि जिसे वो वीक स्टूडेंट समझ रहा था वो अचानक मॉन्स्टर लेवल पर पहुंच चुका था। इसके बाद टैग वांगलिंग की लोकेशन पूछता है और ईशा बताती है कि वो मेटल राउंड की तरफ जा रहा है। सुनकर टैग अपने फ्रेंड्स और एक दूसरे मेंबर को अर्थ राउंड कैप्चर करने भेजता है क्योंकि वहाँ गुओ मौजूद नहीं था और चैन मेटल राउंड में बेहोश पड़ा हुआ था। इसके बाद टैग स्ट्रेटेजी बनाता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर पांचों लोग एक साथ वांगलिंग पर हमला करें तो शायद वो फिर भी जीत जाएगा। इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि वांगलिंग जिस राउंड को कैप्चर करेगा वो लोग बाकी सभी राउंड्स को एक साथ कब्जा कर लेंगे। इस तरह टीम फैक्शन के पास हमेशा ज्यादा राउंड्स रहेंगे और आखिर में वो आसानी से जीत जाएंगे। यही सोचकर टैग तुरंत ईशा को अर्थ राउंड में आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वांगलिंग मेटल राउंड में पहुंचता है जहाँ चैन बेहोश पड़ा था। वो किसी तरह से होश में लाता है। इसके बाद वांगलिंग सेफली मेटल राउंड में स्वॉर्ड इंसर्ट कर देता है जिससे टीम 60 का स्कोर 3 हो जाता है और टीम फैक्शन का स्कोर घटकर 2 रह जाता है। स्कोर बोर्ड देखकर चेन शॉक हो जाता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि इतने राउंड्स कब जीत लिए गए। साथ ही वो वांगलिंग के बदले हुए अपीयरेंस के बारे में भी पूछता है जिस पर वांगलिंग कैजुअली बता देता है कि उसने डॉग के साथ मर्ज किया है। ये सुनकर चेन काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसे खुश देखकर वांगलिंग भी हल्का सा मुस्कुराने लगता है। मजेदार बात ये थी कि वांगलिंग को खुद भी नहीं पता कि वो मुस्कुराया क्यों। उधर मॉनिटर पर वांगलिंग को स्माइल करते देखकर उसके डैड की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि बचपन से वांगलिंग हमेशा सीरियस रहा था। तभी वांगलिंग नोटिस करता है कि जिन राउंड्स पर उसने कब्जा किया था उन्हें टीम फैक्शन वापस कैप्चर कर चुकी थी। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगता है और उसकी नेगेटिव एनर्जी फिर से लीक होने लगती है। देखकर डॉग उसे वार्निंग देता है कि वो खुद को कंट्रोल करे क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब करने की भी लिमिट होती है। तभी सनरॉन्ग वॉइस कम्युनिकेशन के जरिए वांगलिंग से कॉन्टेक्ट करती है और उसकी आवाज सुनते ही वांगलिंग फिर से शांत हो जाता है। इसके बाद सनरॉन्ग स्कोर बोर्ड देखकर स्ट्रेटेजी बनाती है। वो कहती है कि वांगलिंग को किसी एक राउंड की सिक्योरिटी पर छोड़ देंगे क्योंकि उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि टैग की टीम वहां अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगी। इस तरह कम से कम एक राउंड परमानेंटली सिक्योर रहेगा। साथ ही वो चैन को मेटल राउंड डिफेंड करने के लिए वहां रुकने को कहती है। ये सुनकर चैन जोश में अपनी चेस्ट पीटने लगता है और खुद को पावरफुल साबित करने की कोशिश करता है। इसके बाद सनरॉन्ग और गुओ अर्थ राउंड को कैप्चर करने निकलते हैं क्योंकि वहाँ टीम फैक्शन का सिर्फ एक मेंबर गार्ड कर रहा था। दूसरी तरफ ईशा टैग को इन्फॉर्म करती है कि सनरॉन्ग और गुओ तेजी से अर्थ राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनते ही टैग तुरंत ईशा के साथ वहां जाने निकल पड़ता है। उधर अर्थ राउंड में गुओ जानबूझकर टैग के टीममेट को इरिटेट करने लगता है। वो अजीब हरकतें और वियर्ड बातें करके प्रवोक करता है जिससे वो मेंबर गुस्से से भर जाता है और जैसे ही वो गुओ की तरफ बढ़ता है तभी टैग उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने अर्थ राउंड खो दिया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते ही वो तुरंत पीछे मुड़ता है और देखता है कि सनरॉन्ग स्वॉर्ड इंसर्ट करने ही वाली है। उसे देखकर वो पूरी स्पीड में सनरॉन्ग की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन उसी समय गुओ अपनी पावर से एक जायंट स्वॉर्ड उसकी तरफ फेंक देता है। नेक्स्ट सीन की शुरुआत मेटल राउंड से होती है जहाँ चैन अकेले राउंड की सिक्योरिटी कर रहा था। तभी वहाँ बफर पहुंचता है और वायरलेस पर टैग उससे कहता है कि अगर उसने प्लान के मुताबिक मेटल राउंड कैप्चर कर लिया तो उसकी हर इच्छा पूरी कर दी जाएगी। ये सुनकर बफर क्रीपी स्माइल देता है। इसके बाद सीन सनरॉन्ग के चाइल्डहुड पर शिफ्ट होता है जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और थोड़ी देर बाद छोटा टैग भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ आता है। उन दोनों के चेहरे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे। हालांकि उनकी फैमिलीज ऊपर से फ्रेंडली बिहेव करती थी लेकिन अंदर ही अंदर दोनों राइवलरी फैमिलीज थी। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सनरॉन्ग फायर राउंड से स्वॉर्ड इंसर्ट करने ही वाली थी कि तभी टैग का टीममेट
उसे देख लेता है और उसे रोकने के लिए उसी तरफ दौड़ पड़ता है। ये देखकर गुओ उस पर जायंट स्वॉर्ड फेंक देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो लड़का पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाता है और गुओ का अटैक गलती से सनरॉन्ग को लग जाता है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाती है। ये देखकर गुओ तुरंत अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। तभी वहाँ टैग भी पहुंच जाता है और उसके कहने पर उसका टीममेट दोबारा सनरॉन्ग की तरफ अटैक करने दौड़ता है। ये देखकर गुओ उसके सामने स्टोन वॉल खड़ी कर देता है, लेकिन अगले ही पल टैग का समुराई उसे दीवार को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका टीममेट अंदर पहुंचकर सनरॉन्ग से फाइट करने लगता है। अब गुओ नोटिस करता है कि उसके अटैक की वजह से सनरॉन्ग काफी कमजोर हो चुकी है। उधर सनरॉन्ग की स्वॉर्ड अभी भी जमीन में इंसर्ट हो रही थी, लेकिन उसे राउंड कैप्चर करने के लिए कम से कम 10 सेकंड तक स्वॉर्ड पकड़े रखना जरूरी था। ये बात टीचर भी मॉनिटर पर बता रहे थे। इसी दौरान टैग का टीममेट कहता है कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन टैग उसे पंच मारते हुए कहता है कि वो परफेक्ट जीत चाहता था, हालांकि 4-1 स्कोर भी उसके लिए काफी है। ये सुनते ही गुओ और सनरॉन्ग दोनों समझ जाते हैं कि टैग का असली प्लान क्या था। वो लोग जिस राउंड में वांग लिंग होगा उसे छोड़कर बाकी सारे राउंड कैप्चर करना चाहते थे, ताकि आखिर में पॉइंट एडवांटेज से भी जीत सके। दूसरी तरफ चैन और फेक बफर की फाइट चल रही थी, जहाँ चैन लगातार उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था, क्योंकि सनरॉन्ग ने उसे कहा था कि उसका काम फाइट जीतना नहीं बल्कि बफर को स्वॉर्ड इंसर्ट करने से रोकना है, ताकि उनके पॉइंट बने रहें। अब फेक बफर चैन को प्रोवोक करने के लिए उसे यूजलेस कहने लगता है और तभी हमें चैन का चाइल्डहुड फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ उसके डैड उससे मार्शल आर्ट सिखा रहे थे, लेकिन चैन उस समय ट्रेनिंग से बचना चाहता। इसी दौरान उसके डैड उस पर स्वॉर्ड फेंकने वाले होते हैं कि तभी एक मिशीरियस स्वॉर्ड आकर उसे बचा लेती है और वही पहली बार लॉर्ड बुद्धा की पावर का हिंट मिलता है। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ फेक बफर नोटिस करता है कि आसपास गिरा हुआ लीव्स ब्लेड्स की तरह शार्प है, इसीलिए वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से उन सारी लीव्स को कंट्रोल करके चेन की तरफ फेंक देता है। चेन अपनी स्वॉर्ड से ज्यादातर लीव्स को रोक लेता है, लेकिन फिर भी कुछ अटैक्स उसे घायल कर देते हैं। ये देखकर फेक बफर अपनी नेगेटिव एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाने लगता है। उधर सनरॉन्ग गुओ से कहती है कि वो पीछे हट जाए, क्योंकि वो अकेले अटैक से लड़ना चाहती है। न चाहते हुए भी गुओ पीछे हट जाता है, लेकिन कुछ दूर जाकर रुक जाता है और सीक्रेटली अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है। असल में उसने पहले ही सनरॉन्ग को बताया था कि उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट बेहद पावरफुल है, लेकिन उसे सिर्फ क्रिटिकल सिचुएशन में एक बार ही यूज किया जा सकता है। अब टैग सनरॉन्ग का मजाक बनाने लगता है कि वो उसकी वीक स्वॉर्ड से उसे नहीं हरा सकती, लेकिन सनरॉन्ग जवाब देती है कि वो उसे किसी भी हालत में हरा सकती है। ये सुनकर टैग उसे वीक बोलता है और कहता है कि वो बचपन से अब तक नहीं बदली, पहले भी उसे हारती थी और आज भी हारेगी। ये सुनकर सनरॉन्ग गुस्से में उस पर अटैक कर देती है और फिर दोनों के बीच इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है। उधर वो सीक्रेटली अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट एक्टिवेट करने की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ चैन फेक बफर के अटैक से पूरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उसे स्वॉर्ड इंसर्ट करने से रोक रहा था। ये देखकर वांग लिंग के डैड तक घबरा जाते हैं और टीचर से कंपटीशन रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन टीचर्स बताते हैं कि सिस्टम पूरी तरह सेफ है, किसी की भी जान का खतरा नहीं है। इसके बाद फेक बफर घायल चैन को लात मारकर दूर फेंक देता है और मेटल राउंड में स्वॉर्ड इंसर्ट कर देता है। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका था और इसी दौरान चैन अपने दोस्तों को याद करने लगता है। तभी उसके अंदर जो भी लॉर्ड बुद्धा की पावर एक्टिवेट हो जाती है और अगले ही पल वो फेक बफर पर हमला कर देता है। बफर अपनी नेगेटिव एनर्जी से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चैन की पावर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो उसकी एनर्जी को ओवर पावर करके उस पर हमला कर देता है, जिससे वह जायंट एक्सप्लोजन होता है। उधर ईशा टैग को इन्फॉर्म कर देती है कि वो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर निकालने वाला है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो सनरॉन्ग को बता रहा था कि उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट तभी बाहर आ सकती है जब कोई दूसरा पावरफुल स्वॉर्ड स्पिरिट सैक्रिफाइस की जाए। अब प्रेजेंट में कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से सनरॉन्ग अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट सैक्रिफाइस कर देती है, ताकि गुओ की स्वॉर्ड स्पिरिट एक्टिवेट हो सके। देखकर टैग हंसने लगता है और कहता है कि अब सनरॉन्ग किसी काम की नहीं रही, क्योंकि उसने अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट सैक्रिफाइस कर दी है। लेकिन अगले ही सेकंड गुओ की स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर आ जाती है, जो एक जायंट ट्री मॉन्स्टर जैसी दिखाई देती है। ये देखकर टैग का समुराई उस पर हमला करता है, लेकिन गुओ की स्पिरिट इतनी पावरफुल थी कि समुराई को डिस्ट्रॉय कर देती है। देखकर टैग शॉक रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर सनरॉन्ग फाइनली फायर राउंड कैप्चर कर लेती है। ये देखकर सारे टीचर खुशी से भर जाते हैं, लेकिन सभी सीनियर्स एक्स कहती है कि उनके पास अभी भी ज्यादा पॉइंट्स है और वो अभी भी जीत सकते हैं। उसी समय स्कोर बोर्ड अपडेट होता है, जहाँ पता चलता है कि वांग लिंग ने अर्थ राउंड भी कैप्चर कर लिया है। उसकी वजह से टीम 60 के पॉइंट तेजी से बढ़ जाते हैं। ये देखकर सब लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। वहीं चैन भी स्कोर बोर्ड देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि उसका प्लान आखिरकार काम कर गया। अब आखिरी सीन फेक बफर यानी लेडी बॉस की तरफ शिफ्ट होता है, जो सब देखकर गुस्से से भर चुकी थी और अगले ही पल वो बफर की बॉडी को फाड़ कर बाहर निकल जाती है। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां सनरॉन्ग वांग लिंग और चैन को स्ट्रेटेजी समझा रही थी। वो कहती है कि आगे के राउंड्स कैप्चर करने की जिम्मेदारी वांग लिंग पर होगी, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि टैग की टीम में से कोई भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ ईशा अभी भी वाटर राउंड पर नजर रख रही थी। असल में उसका प्लान था कि अगर वांग लिंग वहां से हटेगा तो वो तुरंत वाटर राउंड कैप्चर कर लेगी और इसी तरह उनकी जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है क्लास 16 ने फायर राउंड कैप्चर कर लिया, जो इससे पहले सनरॉन्ग ने किया था। ये सुनते ही ईशा समझ जाती है कि टैग फेल हो चुका है, इसीलिए वो तुरंत बाकी बचे राउंड की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी दूसरी अनाउंसमेंट होती है कि क्लास 16 ने अर्थ राउंड भी कैप्चर कर लिया है। ये सुनकर ईशा पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वांग लिंग तो वाटर राउंड
पर मौजूद था। फिर अर्थ राउंड कैप्चर किसने किया? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ सनरॉन्ग वांगलिंग से कहती है कि वो डॉग को इंसानी रूप में वाटर राउंड की सिक्योरिटी पर छोड़ दे और खुद अलग होकर अर्थ राउंड कैप्चर करने चला जाए, क्योंकि वांगलिंग की स्पिरिचुअल फोर्स सिस्टम में नल दिखाई देती है, इसलिए ईशा उसे ट्रैक नहीं कर पाएगी। अब प्रेजेंट में ईशा अभी भी कंफ्यूजन में थी कि तभी पीछे से मॉन्स्टर फॉर्म डॉग आ जाता है। उसे देखकर ईशा डर के मारे कांपने लगती है। तभी डॉग कहता है कि उसने वांगलिंग को ट्रैक करने के लिए जो जाल बिछाया था वो उसी के जरिए यहाँ तक पहुंचा है। अब दूसरी तरफ टीम 16 ने 5 में से 4 राउंड कैप्चर कर लिए, सिर्फ एक आखिरी राउंड बाकी था। उधर मेटल राउंड में चैन का कोई जवाब नहीं आ रहा था, इसकी वजह से वांगलिंग उसे देखने के लिए निकल पड़ता है। इसी दौरान टीचर टीम 60 का स्कोर देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन वांगलिंग के डैड अभी भी टेंशन में थे, क्योंकि उन्हें वांगलिंग सबसे बड़ी कमजोरी पता थी। असल में वांगलिंग बचपन से इमोशंस फील नहीं करता था, ना खुशी, ना दुख, ना एक्साइटमेंट। इसीलिए उसने हमेशा खुद को सबसे दूर रखा, क्योंकि जैसे ही वो इमोशन महसूस करता है उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है और उसकी सील कमजोर होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी डेंजरस एनर्जी बाहर आने लगती है। लेकिन जब उसने सनरॉन्ग को देखा तभी उसके इमोशन वापस जागने लगे, इसीलिए वो उसे ठीक से बात भी नहीं करता था और हमेशा उससे दूर भाग जाता था। लेकिन धीरे धीरे सनरॉन्ग चैन और गुओ के साथ टाइम स्पेंड करने करते उसके इमोशन फिर से मजबूत होने लगे और इसी वजह से उसकी सील टूटने लगी थी। अब प्रेजेंट में वांगलिंग मेटल राउंड पहुंचता है, जहाँ चैन की हालत देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से घायल पड़ा था और साफ पता चल रहा था कि ये सब लेडी बॉस की वजह से हुआ था। दूसरी तरफ ईशा डॉग के मॉन्स्टर फॉर्म को देखकर डर के मारे बेहोश हो जाती है, लेकिन तभी डॉग कुछ महसूस करता है और तुरंत वांगलिंग की तरफ निकल जाता है। उधर वांगलिंग अपनी फीलिंग्स को दबाए हुए आखिरकार अर्थ राउंड तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो स्वॉर्ड इंसर्ट करने वाला होता है उसे अचानक सनरॉन्ग के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगती है। फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है और उसी तरह स्वॉर्ड इंसर्ट कर देता है। अब सारे टीचर उसी पर नजर टिकाए हुए थे, क्योंकि अगर ये आखिरी राउंड कैप्चर हो गया तो टीम 60 कंपटीशन जीत जाएगी। लेकिन काउंटडाउन शुरू होते ही वांगलिंग फिर से सनरॉन्ग के बारे में सोचने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट और तेज हो जाती है। अब वो कमजोर पड़ने लगता है और उसका हाथ स्वॉर्ड से हटने लगता है। ये देखकर सारे टीचर घबरा जाते हैं, क्योंकि जीत उनसे बस कुछ सेकंड दूर थी। तभी किस्मत से सनरॉन्ग वहां पहुंच जाती है और वांगलिंग के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। जैसे ही वो उसे टच करती है वांगलिंग शांत हो जाता है, उसकी बढ़ती हार्ट बीट स्टेबल हो जाती है और काउंटडाउन पूरा हो जाता है 4, 3, 2, 1 और आखिरकार टीम 60 कंपटीशन जीत जाती है। जीत के बाद सारे टीचर खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन तभी वांगलिंग के डैड सबको मेडल राउंड देखने के लिए कहते हैं। जब कैमरा वहां जाता है तो सभी लोग देखते हैं कि वो घायल चैन को पकड़कर हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। ये देखकर टीचर गुस्से में सीनियर एक्स से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, जिस पर वो कहती है कि जरूर कोई सीक्रेटली अंदर घुस आया होगा। इसके बाद सनरॉन्ग वांगलिंग से कहती है कि वो हंसते हुए काफी अच्छा लगता है। ये सुनकर हमारा हीरो शर्माने लगता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से लेडी बॉस उन दोनों पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से सनरॉन्ग की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है और कुछ सेकंड बाद गायब हो जाती है। ये देखकर वांगलिंग अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता और उसकी सील पूरी तरह टूट जाती है। अगले ही पल आसपास का एनवायरनमेंट बदलने लगता है, चारों तरफ एक्सप्लोजन होने लगते हैं और वांगलिंग गुस्से में लेडी बॉस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी डॉग टाइम को फ्रीज कर देता है। लेकिन टाइम स्टॉप भी वांगलिंग को रोक नहीं पाता, क्योंकि वो टाइम फ्रीज को ही तोड़ देता है और लेडी बॉस को जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से टाइम रुका होने के बावजूद भी वो पीछे उड़ जाती है। इसके बाद लेडी बॉस लगातार वांगलिंग पर अटैक करती रहती है, लेकिन उसका एक भी अटैक वांगलिंग को छू भी नहीं पा रहा था। अब वांगलिंग पूरी तरह रेड वॉर में जा चुका था और सनरॉन्ग की मौत सोचकर वो लेडी बॉस पर लगातार ब्रूटल अटैक्स करने लगता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। आखिर में वांगलिंग उसे खत्म करने के लिए जायंट एनर्जी बॉल बनाता है, लेकिन तभी लेडी बॉस उसे कहती है कि अगर उसने उसे मार दिया तो वो भी उसी तरह मॉन्स्टर बन जाएगा। वो सुनते ही वांगलिंग को सनरॉन्ग की याद आ जाती है और वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। इसके बाद वो सनरॉन्ग के पास जाकर अपनी हीलिंग पावर से उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर्स काम नहीं कर रही थी। तभी डॉग उसे बताता है कि लेडी बॉस ने सनरॉन्ग की सोल डिस्ट्रॉय कर दी है, मतलब वो मर चुकी है। लेकिन वांगलिंग मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि सनरॉन्ग की बॉडी अभी भी कम। तब डॉग बताता है कि जब उसने टाइम फ्रीज किया था तब उसकी बॉडी में थोड़ी सी लाइफ बाकी थी, लेकिन जैसे ही वो टाइम फिर से चालू करेगा सनरॉन्ग हमेशा के लिए चली जाएगी। ये सुनकर वांगलिंग पूरी तरह टूट जाता है और पहली बार सच में रोने लगता है। तभी डॉग उससे कहता है कि वो हमेशा के लिए टाइम रोक सकता है ताकि वांगलिंग सनरॉन्ग के साथ ऐसे ही रह सके। लेकिन वांगलिंग समझ चुका था कि वो सनरॉन्ग को हमेशा के लिए फ्रोजन हालत में नहीं रखना चाहता, इसीलिए वो बस उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ डॉग मन ही मन सोच रहा था कि काश वो किसी तरह वांगलिंग की मदद कर पाता। तभी स्पिरिट उसे समझाता है कि सनरॉन्ग की बॉडी में सोल नहीं है, इसीलिए वो वापस जिंदा नहीं हो सकती। इसके बाद डॉग वांगलिंग से कहता है कि उसकी हीलिंग पावर सिर्फ फिजिकल इंजरीज ठीक कर सकती है, लेकिन किसी भी मरे हुए इंसान को वापस नहीं ला सकती। ये सुनकर वांगलिंग खुद को ब्लेम करने लगता है और कहता है कि उसे पहले ही लेडी बॉस को खत्म कर देना चाहिए था। तभी डॉग कहता है कि टाइम अभी फ्रीज है, इसीलिए उनके पास सोल्यूशन ढूंढने के लिए जितना चाहे उतना समय है। अब वांगलिंग डॉग से पूछता है कि वो आखिर टाइम को फ्रीज कैसे कर पा रहा है। इस पर डॉग बताता है कि वो स्पिरिचुअल फोर्स को स्पीड ऑफ लाइट में कन्वर्ट करके ऐसा करता है। ये सुनते ही वांगलिंग के दिमाग में आइडिया आता है। वो पूछता है कि क्या इसी पावर से पास्ट में जाया जा सकता है। डॉग हाँ कहता है, लेकिन उसके लिए प्लेनेट जितनी बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। तभी वांगलिंग अपनी पावर से इंस्टेंटली प्लेनेट लेवल स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट कर देता है। ये देखकर डॉग
तक शॉक हो जाता है, लेकिन वो उसे वार्निंग देता है कि ये सब हेवन के रूल्स के खिलाफ है और ऐसा करने पर हेवन लाइटनिंग उन पर हमला कर सकती है। लेकिन वांगलिंग को अब किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो डॉग से तुरंत टाइम रिवर्स करने के लिए कहता है और जैसे ही दोनों पास्ट में जाने लगते हैं, हेवन लाइटनिंग उन पर हमला करना शुरू कर देती है। इसके बाद हमें फिर से पहले एपिसोड वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगलिंग ने स्कूल में पहला दिन था। कुछ सीनियर्स उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन इस बार सनरॉन्ग की जगह चैन और गुओ उसकी मदद कर रहे थे। जहाँ यहाँ वांगलिंग उन्हीं की तरह उन्हें पैसे देता है जैसे उसने पहली टाइमलाइन में सनरॉन्ग के लिए दिया था, लेकिन उसे खुद ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। अब जब वो क्लास में बैठा होता है, उसे फील होता है कि सामने सनरॉन्ग बैठी है, लेकिन वो कोई दूसरी लड़की निकलती है। फिर जब वो चैन और गुओ के साथ घर जा रहा होता है, उसे अचानक कार में सनरॉन्ग दिखाई देती है और वो उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन कार में टैग और ईशा बैठे होते हैं। असल में ये सब वांगलिंग की पावर्स की वजह से हो रहा है। वो डॉग के साथ मिलकर पास्ट में जाना चाहता है, लेकिन उसकी ओवर हेल्पिंग पावर्स ने गलती से एक नई दुनिया क्रिएट कर दी थी, जो धीरे धीरे पुरानी दुनिया को कंज्यूम कर रही थी, और इसी वजह से वांगलिंग को हर जगह सनरॉन्ग के विजन दिखाई दे रहे थे। अगर ऐसा चलता रहता है तो ओरिजिनल वर्ल्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके बाद सीन इन्फेर्नो रैम में शिफ्ट होता है, जिसे हेवन रैम भी कहा जाता है। यहाँ यामा राजा और चित्रगुप्त किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे, तभी उनका सर्वेंट घबराया हुआ वहाँ पहुंचता है और उन्हें वांगलिंग की सिचुएशन के बारे में बताता है। ये सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि अगर वांगलिंग को नहीं रोका गया तो उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी। उधर नई दुनिया में वांगलिंग अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है और वो सब कुछ कर रहा था जो उसने कभी सनरॉन्ग के साथ किया था। इसी दौरान वो लोग एक फ्यूचर प्रेडिक्शन स्टैचू के पास पहुंचते हैं। सबसे पहले चैन स्टैचू पर हाथ रखता है और स्टैचू बताती है कि वो इस सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा। ये सुनते ही चैन रोने लगता है। उसे देखकर वो अपना मजाक उड़ाता है, लेकिन जब वो खुद स्टैचू पर हाथ रखता है तो स्टैचू कहती है कि उसे उसका पहला प्यार 40 साल की उम्र में मिलेगा। ये सुनते ही गुओ भी चैन के साथ बैठकर रोने लगता है। इसके बाद वांगलिंग स्टैचू को टच करता है, लेकिन स्टैचू फ्यूचर बताने की जगह टूटने लगती है। दूसरी तरफ यामा राजा की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे पता चलता है कि वांगलिंग कुछ बेहद डेंजरस कर रहा है और अगर उसे नहीं रोका गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि सनरॉन्ग वांगलिंग से जुड़ी हुई है, इसलिए वो जल्दी ही डॉक्यूमेंट चेंज करके सनरॉन्ग की सोल वापस मोर्टल वर्ल्ड में भेज देता है, जिसकी वजह से असली दुनिया में सनरॉन्ग वापस जिंदा हो जाती है। ये देखकर स्पिरिट तक शॉक हो जाता है। फिर वो सनरॉन्ग को अब तक की हुई सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर सनरॉन्ग इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वांगलिंग उसे वापस लाने के लिए पूरी दुनिया तक बदलने को तैयार होता। इसके बाद स्पिरिट कहता है कि अगर वांगलिंग को जल्दी नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सुनकर सनरॉन्ग खुद सब कुछ ठीक करने का फैसला करती है। तब स्पिरिट उससे पूछता है कि क्या उसने वांगलिंग की बनाई दुनिया डिस्ट्रॉय करने से डर नहीं लग रहा। इस पर सनरॉन्ग मुस्कुराकर कहती है कि एक जवान लड़की का प्यार में पड़ना ही सबसे बड़ा डर होता है। इसके बाद स्पिरिट स्वॉर्ड बन जाता है और सनरॉन्ग उसे लेकर वांगलिंग को जगाने निकल जाती है, लेकिन वांगलिंग का डिफेंस सिस्टम लगातार उस पर अटैक्स कर रहा था। फिर भी वो किसी तरह वांगलिंग तक पहुंच जाती है और स्वॉर्ड उसके सीने में घुसा देती है, जिसकी वजह से वांगलिंग को होश आ जाता है और सनरॉन्ग को सामने देखकर वो खुश हो जाता है। इसके बाद सीन वापस ओरिजिनल टाइमलाइन में आता है, जहाँ लेडी बॉग बफर को बॉडी से बाहर निकल रही थी। उससे पहले कि वो चेन पर हमला करती, वांगलिंग अपनी पावर से उसे जमीन के अंदर दबा देता है ताकि वो आगे जाकर सनरॉन्ग को नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद वांगलिंग आखिरी राउंड में स्वॉर्ड इंसर्ट कर देता है और काउंटडाउन खत्म होते ही टीम 60 कंपटीशन जीत जाती है। देखकर सारे लोग खुशी से भर जाते हैं। उधर सनरॉन्ग वांगलिंग से बात करने उसके पास आ जाती है, लेकिन तभी रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। यही हमें समझ आता है कि वांगलिंग ने पूरी टाइमलाइन रिवर्स कर दी थी। अब फ्लैशबैक में डॉग वांगलिंग से कहता है कि अगर वो टाइम रिवर्स करेगा तो सनरॉन्ग को इस पूरी टाइमलाइन की कोई मेमोरी नहीं रहेगी, लेकिन सनरॉन्ग फिर भी वांगलिंग से टाइम रिवर्स करने को कहती है, क्योंकि दुनिया को बचाना ज्यादा जरूरी था। साथ ही वो कहती है कि उसे भरोसा है कि किसी भी टाइमलाइन में वो फिर से वांगलिंग से मिलेगी। ये सुनकर वांगलिंग इमोशनल हो जाता है और आखिरकार टाइम रिवर्स कर देता है। अब अगले दिन वांगलिंग के डैड उसके लिए नूडल्स लेकर आते हैं और उसकी नेक पर नई सील लगा देते हैं। दूसरी तरफ टीम 60 की जीत की वजह से सारे टीचर बेहद खुश थे। वहीं सीनियर एक्स अपनी टीम को डांट रही थी, क्योंकि वो लोग क्लास 60 को बैडली हराना चाहते थे, लेकिन उल्टा खुद शर्मनाक तरीके से हार गए। और इसी के साथ द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग सीजन 1 खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे वांगलिंग की जिंदगी और भी ज्यादा केओटिक डेंजरस होने वाली है। और इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और सीजन 2 लाऊं कि नहीं ये भी बता देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।